अच्छा, मेरा नाम नम्रता है, ठीक है, सीए नम्रता रॉड्रिक्स। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया इन नवंबर 2007, ठीक है। आई वाज आल्सो एनएमआईट, ठीक है, मैं भी एनएमआईट थी। एंड और एनएमआईट में तो होता ही है ना, सब लोग सीए ही करते होंगे। सीएस इज आल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशन। अगर सीए इक्वली इंपॉर्टेंट है तो सीएस भी इक्वली इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो ये है, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमकॉम आल्सो, बट एमकॉम मैंने करस्पॉन्डेंस किया था क्योंकि अलोंग विद दैट मेरा सीए चालू था, तो मैंने करस्पॉन्डेंस किया था थ्रू यूनिवर्सिटी करके, ठीक है। बस स्वीट एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन करके। अच्छा, तो कैपिटल मार्केट पढ़ाने वाली हूँ। सेबी में कितना, हाँ, सेबी डिफिकल्ट हो गया है थोड़ा, सेबी ज्यादा हो गया है। पहले 16 चैप्टर्स थे, अभी 18 चैप्टर्स हो गए। तो सेबी ऑब्वियसली क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि दो ही सब्जेक्ट बहुत काम के हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में, वन इज सेबी एंड वन इज कंपनी लॉ। सेबी में इट इज डिफिकल्ट टू पास, ठीक है। सेबी इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज इट इज टेक्निकल, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, रट्टो वाला नहीं है। अच्छा, अभी बुक रखा करो, एक है ना, मैं क्या बोलूंगी, मैं ना इधर शॉर्ट फॉर्म्स लिखूंगी, मतलब या चार्ट्स बना दूंगी या तो शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूंगी, ठीक है, मतलब इतने वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो है ना, या तो फोटो ले लो, ठीक है। मेरे को प्रेफरेबल है फोटो लेना तुम्हारा, क्यों? क्योंकि अगर फोटो लोगे ना तुम लोग तो तुम उस बहाने लिखोगे। चलो स्टार्ट, कितने चैप्टर्स है पहले इंडेक्स निकालो। टेक्निकल बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब मेरे को कभी कभी ना एक पेज कराने को 1 घंटा लग जाएगा, उतना कभी कभी टेक्निकल हो जाएगा। जब ये हाई फंडा चैप्टर्स आएंगे तभी, अभी तो थोड़ा दिन तो हाई फंडा कराऊंगी नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत इजी चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। फिर एक बार तुम लोग यूज टू हो गए मेरे लैंग्वेज से, मेरे से, फिर धड़ाधड़ जाएगा, 1-2 दिन ही स्लो जाएगा, फिर तो सिर्फ काउंट करते रहो तुम लोग, ठीक है, कभी चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, समझा? चलो स्टार्ट करें। कितने चैप्टर्स? 18 पार्ट ए में, और फटाफट आंसर देने का, वेरी गुड। तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इजीएस्ट करेंगे, डिफिकल्ट वाला नहीं करेंगे वरना कल से नहीं आओगे, ठीक है। 6 चैप्टर मिला, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरीज। बट वो स्टार्ट करने के पहले मुझे ना थोड़ा बेस स्टार्ट करना है तुम लोग का, वो फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में मैं बताती हूँ पेज नंबर कौन सा निकालोगे। बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट मिला बेटा? अरे मिला, ठीक है। पेज नंबर 5 पे आओ, 4 और 5 पे आओ। सुनो अभी ध्यान से, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, देखो हमारा कैसे होता है ना, 2 मार्केट्स है, ठीक है। पहले सुन लो, शांति से सुन लो, 2 मार्केट्स है, ठीक है। पहला जो मार्केट होता है ना, वो कौन सा मार्केट है? कैपिटल मार्केट होता है। दूसरा मार्केट मनी मार्केट होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज होते हैं, मतलब मोर देन 1 ईयर वाले जो सिक्योरिटीज होंगे ना, वो कैपिटल मार्केट में होते हैं, ठीक है। और मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर वाले होते हैं। अभी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तुमको काफी पता है, इक्विटी शेयर पता है, पता है ना, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अच्छा गाइस, अगर तुमको नहीं पता है ना तो मेरे को बताना। कभी कभी क्या हो जाता है ना बेटा, किसी को पता होता है कोई वर्ड्स, किसी को नहीं पता होता है, तो अगर सपोज मेरे को सबसे आ गया हाँ, तो आई विल अज्यूम कि पता है। बट अगर एक जन को भी नहीं पता है ना, डरो मत, सिर्फ हाथ ऊपर करके बोलते हो मैम नहीं पता है, मैं खुद एक्सप्लेन करूंगी, देखो, ठीक है। ये वर्ड नहीं पता तो नहीं पता है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मेरे को भी नहीं पता था, मैं तुम्हारे जैसी ही थी, ठीक है। अभी मैं फैकल्टी बन गई तो मुझे सब आता है, ठीक है, बट एज ए स्टूडेंट मुझे भी नहीं आता था। स्टार्ट करें बेटा। अच्छा, अभी कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन से, अगर डाउट है तो मेरे को पूछ लेना प्लीज, ठीक है। आज मैं एकदम धीरे जाऊंगी, फिर एक बार स्पीड पकड़ा ना, फिर तो स्पीड संभलेगा ही नहीं तुमसे, समझो, ऐसा मेरा स्पीड है। कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट तुमको पता है बेटा? तुमको कौन से क्या क्या पता है वो बताओ पहले। इक्विटी शेयर पता है, वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर पता है, फिर और क्या पता है? डिवेंचर पता है, वेरी गुड। बॉन्ड्स पता है,
ये सब कैपिटल मार्केट के, ठीक है। इक्विटी शेयर, एक मिनट बेटा, इक्विटी शेयर बोलो, फिर डिबेंचर बोलो, फिर बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स बोलो, फिर बॉन्ड्स बोलो, ये सब कौन से है? कैपिटल मार्केट। अच्छा, इसका लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म करते हैं। इक्विटी शेयर एक तो लॉन्ग टर्म, 1-2 साल के लिए रखते हो, 5-6 साल के लिए। डिबेंचर्स, बॉन्ड, सब ये शॉर्ट टर्म होता है, मनी मार्केट, ठीक है। इसमें है ना कौन से आएंगे? ट्रेजरी बिल्स आएंगे, नहीं कॉमोडिटीज इसमें ही आते हैं, ठीक है, वो अलग ही आ जाता है। कॉमोडिटी मार्केट ही अलग है, वो तुमको पोर्शन में ही नहीं है कॉमोडिटी मार्केट, तो वो लो ही मत, ठीक है, ठीक है। ट्रेजरी बिल सुना है तुम लोगों ने? ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? अगर नहीं, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों चाहिए पैसा? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मुफ्त में दे गया, ठीक है। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बोलो? म्युनिसिपैलिटी स्कूल बनते हैं, फिर हॉस्पिटल्स बनते हैं, बीएमसी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, फिर रोड्स बनते हैं, रेलवेज बनते हैं, ठीक है, स्काई वॉक बनते हैं कपल्स के लिए। बेचारे कपल जाएंगे कहाँ, ठीक है, क्योंकि स्काई वॉक तो कपल्स के लिए बना है और किसके लिए? अपने चलने के लिए थोड़ी बनाया है, ठीक है, समझ रहा है ना तुमको। जाओ बोरीवली में, सारे कपल्स ही बैठे रहते हैं। आई डोंट नो तुम लोग स्काई वॉक में गए हो कभी के? नहीं गए हो? नहीं गए, जाके आज जाके जाओ, नहीं भी जाना है तो भी जाओ, हम स्काई वॉक से जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल्स और फेरी वालों के लिए, ठीक है, तो वो होता है ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करता है, ठीक है। तो ये ना बहुत शॉर्ट टर्म होता है बेटा, लेस देन 1 ईयर वाले होते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तुमको पोर्शन में है ही नहीं, एक आध पैराग्राफ ही है बस, इतना कुछ तो है ही नहीं पोर्शन में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, तो हमको कैपिटल मार्केट ही पढ़ना है। अच्छा, अभी ये कैपिटल मार्केट में 2 पार्ट है, एक सिक्योरिटी मार्केट है और एक अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग होता है। अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग, ये बैंक से रिलेटेड होता है, मतलब बैंक्स लोन देते हैं ना, वर्किंग कैपिटल, और ये तुम लोग को सीएस प्रोफेशनल में आएगा, तो ये तुमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना तुमको आज क्या है? सिवेकी, दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट। अच्छा मुझे बताओ, वेजिटेबल मार्केट में क्या मिलता है? क्या होता क्या है उधर? मार्केट में गए हो, इधर ही है ना बाजू में, होता क्या है बोलो? बायर एंड सेलर, बाइंग एंड सेलिंग और व्हाट? वेजिटेबल्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेजिटेबल, वही होता होगा ना, तो दैट इज कंसिडर्ड एज वेजिटेबल मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या होता होगा? कितना इंटेलिजेंट बैच है, देखो आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, समझा? अच्छा, सिक्योरिटीज यूज वर्ड करने का, शेयर्स वर्ड यूज नहीं करने का लॉजिक है, क्योंकि सिक्योरिटी वर्ड में शेयर्स आ जाते हैं प्लस डिबेंचर, बॉन्ड, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो बेटर कौन सा वर्ड यूज करोगे? सिक्योरिटीज रादर देन यूजिंग शेयर्स, यहां तक समझा? अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट में 2 होते हैं, मतलब 2 नहीं होते हैं, हाँ 2 ही होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट न्यू इश्यू मार्केट होता है। न्यू इश्यू मार्केट का मतलब क्या होता है? नए शेयर्स इश्यू होते हैं, ठीक है, नए शेयर्स इश्यू होते हैं, मतलब यहाँ पे कंपनी है ना नए शेयर्स इश्यू करेगा। किसको नए शेयर्स कंपनी इश्यू करता है? इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो इन्वेस्टर को बुलाएगा और उसको नए शेयर्स देगा, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट मार्केट? प्राइमरी मार्केट। अभी समझा? सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में कौन सा मार्केट होता है? एग्जिस्टिंग इश्यू मार्केट होता है। एग्जिस्टिंग इश्यू जो होता है ना, एग्जिस्टिंग इश्यू, उसका क्या होता है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग होता है। कहां पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज पता है? बीएससी है, एनएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, वो तुमको पोर्शन में नहीं है। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, ठीक है। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, ये सारे स्टॉक, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज तो अभी वो तो बंद हो गया मद्रास, बट हाँ वो सारे स्टॉक एक्सचेंज को रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा बेटा? समझा। रीजनल को हमारा पोर्शन में नहीं है, हमारे पोर्शन में 2 ही है, बीएससी एंड एनएससी, यहां तक समझा? अच्छा, अभी स्टॉक एक्सचेंज में रिलेशन हमेशा कैसे होगा बेटा? इन्वेस्टर टू
इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर शेयर्स बेचेगा तो एक इन्वेस्टर शेयर्स खरीदेगा। तो ये कौन सा मार्केट हो गया? सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? ये न्यू इश्यू मार्केट है, ये एग्जिस्टिंग इश्यू मार्केट है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, और इधर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स। अच्छा, कभी तुम लोगों ने पब्लिक इश्यू सुना है वर्ड? क्या होता है पब्लिक इश्यू? अब पब्लिक को शेयर्स इश्यू करते हो, ठीक है। दो, अगर पहली बार इश्यू कर रहे हो तो उसको आईपीओ, अगर दूसरी बार तीसरी बार इश्यू एफपीओ, समझ रहा है ना? तो आईपीओ एंड एफपीओ, ये पब्लिक इश्यू हो गया। पब्लिक इश्यू कहाँ आएगा? प्राइमरी मार्केट में आएगा, सेकेंडरी मार्केट में? प्राइमरी में आएगा, क्योंकि कंपनी इश्यू करता है ना, तो ट्रांजेक्शन इज बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे पब्लिक इश्यू यहाँ पे आता है, ठीक है। राइट इश्यू भी एक होता है, जब मैं सिखाऊंगी आगे जाके आएगा, तुमको तो समझता होगा कंपनी लॉ को, बट ऑब्वियसली मैं बताऊंगी, मैं तुमको सिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। राइट इश्यू भी होता है, बोनस इश्यू भी होता है, ठीक है। राइट इश्यू आप किसको देते हो? पब्लिक को नहीं देते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, ठीक है। पब्लिक को नहीं देते हो, जो ऑलरेडी तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे ना, उसको ही हम क्या देंगे? राइट इश्यू। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग सीए सीईटी में थे, हम लोग सब, तो हमने सब तुम्हारे अपने एस वाले को ही डिस्काउंट दिया एग्जाम्पल, तो ये किसको दिया? सब पब्लिक को दिया कि सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल जो एग्जिस्टिंग थे उसको ना, तो वो कौन सा हो गया? राइट इश्यू। अच्छा, पैसा लेंगे, ऑब्वियसली उनके पास ऑब्वियसली पैसा लिया ना, पैसा लेंगे, बट तुमको डिस्काउंट में दिया ना, मतलब तुमको कम प्राइस में देंगे। तो मार्केट में कितने में, अगर 100 रुपए में मिल रहा है, तो राइट इश्यू तुमको कितने में मिलेगा? 80, 90, 70 रुपीज, 80 रुपीज, 60 रुपीज में तुमको, तो तुमको 20-30 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो राइट इश्यू ऐसे देते। तो राइट इश्यू किस में आएगा? सोचो, प्राइमरी मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में? सोच दिमाग लगा बेटा, ठीक है। रिलेशन कैसे होगा राइट इश्यू में? वो सच है, ट्रांजेक्शन किसके बीच में होगा? कंपनी इश्यू करता है ना, कंपनी इश्यू करता है ना, किसको? इन्वेस्टर को। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है? नहीं, ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है? स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहला दिन एकदम धीरे धीरे जाओ, ठीक है। एक बार एकदम फॉर्म में आ गए ना, फिर आंसर्स डायरेक्ट देते जाओ। चलो, ट्रांजेक्शन कैसे हुआ बच्चा? कंपनी एंड इन्वेस्ट, क्योंकि कंपनी इश्यू करेगा ना शेयर्स, राइट इश्यू किसको इश्यू करेगा? तो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन आया, तो कहाँ आएगा बेटा? समझ रहा है ना बेटा? सेम वे बोनस इश्यू भी होता है, बट ओनली फर्क है, वो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देते हैं, बट फर्क राइट इश्यू और बोनस इश्यू में क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, राइट इश्यू पैसा लेते हैं और बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। अच्छा, अभी सोचो बोनस इश्यू किस में आएगा? प्राइमरी मार्केट की सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट। क्यों प्राइमरी मार्केट? कंपनी देता है ना बोनस शेयर, किसको? इन्वेस्टर को। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? समझ रहा है ना? ठीक है। एक और है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब किसके बीच में? अच्छा, जैसे कंपनी पब्लिक को इश्यू करता है, तो देख, पब्लिक इश्यू क्या होता है? कंपनी किसको इश्यू करता है? पब्लिक को। राइट इश्यू किसके होता है? कंपनी किसको इश्यू करता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बोनस इश्यू क्या होता है? किसको? एग्जिस्टिंग। बट राइट इश्यू और बोनस इश्यू में क्या फर्क है? एक विद कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है। ये दोनों समझा? अच्छा, नेक्स्ट, प्राइवेट, नाम इटसेल्फ सेज प्राइवेट प्लेसमेंट, तो किसको देते हैं? नहीं, एम्प्लॉइज को नहीं, कोई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं, वो कंपनी डिसाइड करता है मेरे को किसको बुलाना है। जैसे प्राइवेट पार्टी कैसा होता है, समझा? ठीक है। अगर सपोज नाम बोल बेटा, अमैया ने प्राइवेट पार्टी रखा, ठीक है। किसको किसको बुलाएगा इसमें से? बोल, बुलाना, एक दो जन को बुलाना, मेरे को बुलाएगा, वेरी गुड, मैं आऊंगी, ठीक है। देखो, मेरे को बुलाया, तुमको बुलाया नहीं, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को। नहीं समझा? समझा। दारू वारू होगा उधर? नहीं, मैं नहीं पीती हूँ, बट ये समझा कि नहीं समझा? डाउट है, क्वेश्चन है? पक्का? तो प्राइवेट प्लेसमेंट आप वैसे ही कंपनी देता है, किसको देता है? इन्वेस्टर को देता है। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है? कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में। तो किस में जाएगा? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में नहीं जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वाले ट्रांजैक्शन जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो ना, एक इन्वेस्टर ने बाय किया, एक इन्वेस्टर ने सेल किया। जैसे अमैया के पास शेयर्स थे, कौन से शेयर्स चाहिए? बोल, कोई भी नाम ले ले। रिलायंस, सब रिलायंस से बोलते हैं, पता है, क्योंकि एक ही पता होता है, ठीक है। नहीं, टाटा भी पता है, ठीक है। रिलायंस का
शेयर लिया, किसको बेचना है तेरे को पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ बोल दे ब्रोकर को, क्या बोलेगा, मेरे को शेयर्स बेचना है, तो ब्रोकर शेयर्स बेच देगा, कोई तो खरीदेगा ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल दाबोली राहुल, सॉरी मुझे क्या सुनाई दिया, सॉरी, राहुल ने शेयर्स खरीदे, तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ बताओ, एक इन्वेस्टर ने बेचा, एक इन्वेस्टर ने खरीदा, पैसा किसको मिलेगा इधर, कंपनी को। मेरे को सुनाई क्यों नहीं दे रहे, रुको, पैसा किसको मिलेगा, अमया कौन है, इन्वेस्टर। अभी वो पैसे से क्या करेगा, पार्टी, वो कुछ भी करे हमको क्या है, बट उसका कैपिटल अप्रिसिएशन तो हुआ ना। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में थोड़ी बेचेगा, कितने में बेचेगा, 150 हो गया, अच्छा चलेगा, अभी चलेगा, 150 रुपया देगा, ठीक है वैसा, तो कितने में बेचेगा, 150 में बेच दिया, वेरी गुड, तो 150 में कैपिटल अप्रिशिएट तो हुआ ना, 100 रुपए का शेयर उसने 150 में बेचा, पैसा 50 रुपया मिला ना यार, प्रॉफिट हुआ ना उसको, बट इन्वेस्टर को इधर प्रॉफिट होता है, इधर कंपनी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बट प्राइमरी मार्केट में अगर पब्लिक इश्यू किया तो किसको फंड्स मिलेगा, कंपनी को फंड्स मिलेगा, नहीं समझा, कंपनी को फंड्स मिलेगा, तो कंपनी ये फंड से क्या करेगा पता है, एक्सपेंशन, अरे करेगा ना, एक फैक्ट्री की जगह पे 2 फैक्ट्री खोलेगा, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, अपने मशीनरी चेंज करेगा, तो यहाँ पे पैसा किसको फंड मिलता है, कंपनी को, यहाँ पे पैसा किसको मिलता है, इन्वेस्टर को। कंपनी ये पैसा अपने बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज कर सकता है, ये अपने लेजर के लिए यूज कर सकते हैं ये लोग पैसा, अभी समझा, नहीं समझ रहा है, समझा, तो ये प्राइमरी मार्केट है और ये सेकेंडरी मार्केट है। तो अभी सोच समझ के बताओ कौन सा इंडिपेंडेंट मार्केट है, कौन सा डिपेंडेंट मार्केट है। मतलब मैं बोल रही हूँ एक मार्केट है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक मार्केट अगर नहीं होगा तो दूसरा होगा ही नहीं, अगर प्राइमरी नहीं होगा तो लॉजिक है, नया इश्यू ही नहीं आएगा, तो उसका बाइंग एंड सेलिंग कहां से होगा, तो एक मार्केट इंडिपेंडेंट है, कौन सा, और ये मार्केट डिपेंडेंट है ऑन प्राइमरी मार्केट। अभी समझा, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, जो कंट्री में प्राइमरी मार्केट स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी मार्केट स्ट्रांग होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा, समझ रहा है ना। और दोनों स्ट्रांग, जो कंट्री में दोनों मार्केट बहुत स्ट्रांग है ना, स्पेशली सेकेंडरी मार्केट, तो ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही होना है वो कंट्री का, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं एफडी में मत इन्वेस्ट करो, एफडी में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करो, तुम्हारा को भी फायदा है, ठीक है, कंपनी को भी फायदा है। क्यों तुमको फायदा है, क्योंकि इतना रिटर्न्स तुमको एफडी नहीं देगा, एफडी कितना रिटर्न देगा, 60% तो ऐसे, हाँ जाएगा तो पैसे जाएगा, उधर जाता भी ऐसा पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा पैसा, बट अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी इन्फोसिस है, जाएगा ही नहीं तेरा पैसा, मैं लिख के देती हूँ तेरे को, ठीक है। एलआईसी में मत करो, मेरा पैसा डूब गया, ठीक है, बट ठीक है अभी डूबा है, बट शायद फ्यूचर में हो जाए। टाटा के कोई भी शेयर ले लो यार, हर्षद मेहता ही बोल के गया था, टाटा के कोई भी शेयर ले लो, 101% कमाओगे ही कमाओगे, ले लो, कोल इंडिया है वो, फिर थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करो, उधर है ना तुमको ये नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इतना कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट डिविडेंड मिलेगा ना, ठीक है, डिविडेंड भी अच्छा ही है ना, इनकम ही है तुम्हारा, ठीक है। अभी मैंने कोल इंडिया के शेयर्स लिए थे, पता मैंने कितने में लिया था, पिछले साल ही लिए थे, मार्च में, अभी आज कौन सा होगा, जुलाई, कितना महीना हुआ, अगस्त, हाँ कितना महीना हुआ, 1 साल हो गया, मैंने पिछले साल मार्च में लिया, 22 में लिया, तो कितना हो गया, 17-18 मंथ्स हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ ना, ठीक है। कितना % रिटर्न दिया पता है कोल इंडिया ने, तुम गेस करो कितना % रिटर्न दिया होगा मेरे को, मतलब अब मैंने लिया तो मेरा रिटर्न कितना हुआ होगा, 12%, 13%, मैं बोलू 100%। मैंने 50 रुपए में लिए थे, आज 100 रुपए है भाव, 100% रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैंने अगर 10,000 इन्वेस्ट किया होगा तो मेरे को मिलेगा, एफडी में मिलेगा, तो 10,000 एफडी बना, तेरे को कितना बढ़ेगा, 60% कर लो ना, 60% कर लो हाईएस्ट, 10,000 का 60% करो, कितना होगा, 700 रुपया, मतलब 10,000
700, उसमें भी टीडीएस डिडक्ट होगा। अरे हाँ बोल रहा हूं, हाँ ना कि ना? तो ऐसे में क्यों इन्वेस्ट करना है 700 रुपए के लिए मरने का? मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया तो 10,000 का कितना हुआ? हाँ मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, मुझे पता है, बट ठीक है ना, 10 का 20 हुआ, कौन देगा यार? समझा? ठीक है, जैसे भेल का शेयर है वैसे कोल इंडिया का है मेरे पास, कोल इंडिया का 173 में लिया था। हाँ उतना रिटर्न नहीं है जितना मेरे को भेल का रिटर्न मिला है, क्योंकि भेल मेरे को बहुत सस्ते में मिला, ठीक है, बट ये नहीं मिला। तुम लोग डिस्काउंट होता है तो तुम लोग कपड़े लेने जाते हो, मिंत्रा पे डिस्काउंट होता है, कपड़े लेते हो कि नहीं लेते हो? क्यों लेते हो? तो शेयर अभी डिस्काउंट में मिलता है तो लो ना। पर इन्फोसिस अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 1300 रुपया भाव चल रहा है इन्फोसिस का, डिस्काउंट है, लो ना। तू तो टीवाई है यार, तू तेरे पास तो थोड़ा पैसा होगा, तू टीवाई है, थोड़ा बहुत तो पैसा होगा ना, जॉब किया था कि नहीं किया था? तो फिर पैसा का शरारा शरारा उड़ा दिया सब पैसा, किधर गया पैसा? हाँ सत्यानाश, डेप्रिशिएबल आइटम लेता है, ठीक है। शेयर्स लिया होता था तो गाड़ी ले सकता था, अभी कभी लिया स्कूटी? कोविड में देखो, तब तो डिस्काउंट में भाव चल रहे थे सब कुछ, आज गाड़ी आ गया होता था तेरा। हाँ अभी नॉलेज आ गया ना, तब मैं मिली नहीं थी ना तेरे को। ठीक है कोई बात नहीं, बट इट्स ओके, अभी है ना थोड़ा बहुत पैसा आता है ना तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास तो नहीं आएगा, बट जब भी आएगा तो मार्केट में इन्वेस्ट करो, इन शॉर्ट एफडी में इन्वेस्ट मत करो, मेरा मानना वही है, ठीक है। बैंक वाले मेरे को देखेंगे ना सीधा बैन करेंगे, बट ठीक है एफडी में इन्वेस्ट मत करो, समझा? अच्छा ये मार्केट समझा ना, और उससे कंपनी का भी फायदा है यार, कंपनी को पैसा मिलेगा ना तो एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन करेंगे, 1 का 2 फैक्ट्री खोलेंगे, अरे तो एम्प्लॉयमेंट अपने को ही बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, और सीएस का भी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर कितना अच्छा है, तो इन्वेस्ट करो मार्केट में। अभी से कहां से इन्वेस्ट करोगे? मार्केट में, ठीक है, कभी भी एफडी नहीं, समझा? नहीं करना, बकवास है। अगर मार्केट समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड में कर लो, ठीक है, उसमें कर लो, वो भी इनडायरेक्टली मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, तो इन शॉर्ट तुम्हारे पैसे मार्केट में ही जा रहे हैं, तो वो भी चलेगा, समझा? या तो डायरेक्ट मार्केट में करो जो तुमको अच्छा लगता है, यहाँ तक समझा? तो प्राइमरी मार्केट समझा, सेकेंडरी मार्केट समझा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको ब्रोकर के बारे में पता है? क्या करता है ब्रोकर? मिडल मैन होता है ना, लिंक बोलू चलेगा? लिंक किसके बीच में? इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर के बीच में, कंपनी नहीं, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर, क्यों इन दोनों के बीच में है ना, अमैया और राहुल के बीच, अमई ना, अमैया पक्का या है? हाँ हाँ तो पक्का ही होगा ना, क्या बोल रही हूँ? अमैया एंड, अरे यार अमई गर्लफ्रेंड क्या बुलाती है? अरे तो मैं वही बुलाऊंगी ना फिर तेरे को, ठीक है। अमई एंड राहुल के बीच में कौन बैठा है? देखो ब्रोकर, उनके बीच में कौन बैठा है? ब्रोकर। सो ही इज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर से शेयर्स जिसको बेचना है उसके पास से लेगा शेयर्स, जिसको खरीदना है उसको दे देगा, समझा कि नहीं समझा? ब्रोकर ये काम होता है। अंडरराइटर सुना है? क्या होता है अंडरराइटर? करेक्ट, मतलब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल नाम बोल, आकाश लिमिटेड, आकाश चोर लिमिटेड, ठीक है, अगर एग्जाम्पल को ऐसा दिल पे नहीं लेने का, हाँ ठीक है, सारे पात्र काल्पनिक है, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, सो टेंशन मत ले आकाश। आकाश चोर लिमिटेड, अभी मुझे फटाफट, अच्छा मुझे बताओ, अभी इसके सिक्योरिटीज मार्केट में आने वाले, आईपीओ होने वाला है, ठीक है, कौन शेयर्स खरीदेगा? हाथ ऊपर करो फटाफट। अच्छा ठीक है, एक जन ने हाथ ऊपर किया, ठीक है, दूसरा? अच्छा 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 चोर, अच्छा वो मैं मजाक कर रही हूँ माते, ये सीरियस हो गए, ठीक है, नहीं आकाश लिमिटेड, बस ठीक है, आकाश लिमिटेड है। अभी बोल, तुम लोग लोगे? नहीं,
क्यों? क्योंकि इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। अच्छा, अभी अंडरराइटर क्या करेगा? अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना पब्लिक से, देख बेचारी एक लड़की ने हाथ ऊपर किया, ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना, ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना तो पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है, रिफंड करना पड़ता है पैसा, तो मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना। तो अभी क्या करता है ना, कंपनी किसको अपॉइंट करता है? अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या करेगा? वो शाहरुख खान अपना, तेरा नाम शाहरुख खान है? क्यों? शाहरुख खान है वो, क्या है शाहरुख खान क्या बोलता है? अरे बोलो, हेलो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तुम बोल नहीं रहे हो। शाहरुख खान क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, नहीं। शाहरुख खान बोलता है मैं हूं ना। अंडरराइटर क्या बोलता है? मैं हूं ना। मतलब अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब, तो मैं हूं ना, मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। नहीं समझा बेटा? समझा। सो यहाँ पे सपोज किसको अंडरराइटर को अपॉइंट करना है, जल्दी बोल। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं? अंडरराइटर। तो अंडरराइटर क्या करेंगे? सब्सक्राइब। मैं हूं ना, मैं सब्सक्राइब करूंगा। आकाश बेटा टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं सब्सक्राइब कर लूंगी। तो मैं कौन हो गई? अच्छा, ये क्यों दो एक्सप्लेन किया मैंने? मुझे सिर्फ तुमको पूछना है कि अंडरराइटर कौन से इसमें आएगा, ब्रोकर किसका इसमें आएगा? ब्रोकर कौन सा इंटरमीडियरी हो जाएगा? सेकेंडरी मार्केट का, क्योंकि इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर। और अंडरराइटर क्योंकि इश्यू के टाइम पे होता है। अभी समझा? अच्छा, तो वहां पे डिस्टिंक्शन दिया है बेटा मैंने, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दिया है ना। चलो एक बार पढ़े फटाफट। चलो पहला वाला क्या लिखा है बताओ? फ्रेश इश्यू सिक्योरिटीज, अंडरलाइन करो फ्रेश इश्यू। सेकेंड है ट्रेडिंग मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग ऑफ इश्यूड सिक्योरिटी, अंडरलाइन करो इश्यूड सिक्योरिटीज। ठीक है, चलो सेकंड क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव टू रेज द फंड्स, दिस इज फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। स्कोप इंक्लूड्स आईपीओ, ये एग्जांपल दिया है। इंक्लूड्स व्हाट बेटा? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑलरेडी ऑफर टू पब्लिक, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, अनदर नेम न्यू इश्यू मार्केट, और इसको आफ्टर इश्यू मार्केट बोलते हैं। इसको इन्वेस्टर कैन परचेज द सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, मतलब रिलेशन कैसे होगा बेटा? कंपनी टू इन्वेस्टर। और इधर रिलेशन कैसे होगा? इन्वेस्टर। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय द इन्वेस्टर अमोंग देमसेल्फ। ठीक है, फाइनेंसिंग। प्राइमरी मार्केट किसको? फंड्स मिलता है। फंड्स किसको मिलता है? प्राइमरी मार्केट कंपनी को। वेरी गुड। फंड्स किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। और ये फंड्स किसको मिलता है बेटा? कंपनी को मिलता है कि इन्वेस्टर को? तो इधर ऐसे लिखा कंपनी को फंड्स मिलता नहीं है। ठीक है, इधर कंपनी एंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टर अमंग देमसेल्फ, इंटरमीडिएरीज तुमको समझा, अंडरराइटर एंड ब्रोकर्स, और यूटिलाइजेशन। अच्छा, जो फंड्स मिला प्राइमरी मार्केट में वो कौन यूटिलाइज करेगा? कंपनी, वही करेगा ना, उसको मिला है। तो इधर कौन यूटिलाइज करेगा? इन्वेस्टर्स। मतलब ये मैया की इनकम बन जाएगी ना। डाउट है, क्वेश्चन है, बोलो। पक्का समझा? तो ये डिस्टिंक्शन हो गया बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट के कुछ इंटरमीडिएरीज है और सेकेंडरी मार्केट के कुछ इंटरमीडिएरीज है। तो ये हो गया ना। अभी सीधा चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। ठीक है, इंटरमीडिएरीज पहले पढ़ेंगे, पहले ये चैप्टर खत्म करेंगे इंटरमीडिएरीज वाला। मिला? एक बॉक्स मिला होगा, इंटरमीडिएरीज का नाम मिला होगा। ठीक है, एक डायग्राम मिला है। ठीक है, लिंक है। एक कुछ अलग लग रहा है तुमको, एक कलर। ठीक है, कलर नहीं दिख रहा होगा बट अलग तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वो लिंक है, वो इंटरमीडिएरी है। ठीक है, किसके बीच में लिंक होता है वो? सेबी, इन्वेस्टर्स एंड इश्यूअर। मतलब ये प्राइमरी जो इंटरमीडिएरीज है ना, वो कब क्या होता है बेटा? लिंक। अरे इंटरमीडिएरीज के बगैर कोई मार्केट चलेगा ही नहीं। जैसे तुम्हारे बॉडी में ब्लड नहीं होगा ना, तुम नहीं कर पाओगे। जिसको बॉडी में कम ब्लड होता है या तो ब्लड का प्रॉब्लम होता है, उसको वीकनेस लगता ही है। समझा? तो यहाँ पे इंटरमीडिएरीज आर लाइक ब्लड। एग्जाम में नहीं लिखना, मैं तो जनरली बता रही है। ठीक है, ये बायो का पेपर नहीं है। इंटरमीडिएरीज लाइक ब्लड। ठीक है, वेन्स, ब्लड में जैसे वेन्स में ब्लड चलता है ना, वैसे मार्केट में कौन चलते हैं? इंटरमीडिएरीज। अगर इंटरमीडिएरी है तो मार्केट चलेगा, अगर इंटरमीडिएरी नहीं है तो मार्केट
नहीं चलेगा। तो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन है? इंटरमीडिएरीज। तो यहाँ पे एक दिया होगा, पूरा लिस्ट दिया होगा इंटरमीडिएरीज का। इंट्रोडक्शन लास्ट में पढ़ेंगे, जब भी सब खत्म हो जाएगा तभी, ठीक है। पहले हम इंटरमीडिएरीज का लिस्ट देखा, मिला लिस्ट। मर्चेंट बैंकर दिया होगा, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, इसमें ब्रोकर्स भी दिया है, उसमें अंडरराइटर्स भी दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। हर एक इंटरमीडिएरी का रोल अलग है, मतलब हर एक इंटरमीडिएरी अलग अलग काम करता है, समझा। सो हमको क्या करना है, ये सारे इंटरमीडिएरीज के रोल्स करने। ये चैप्टर का मोटिव ही यही है, तुमको बताने का कि मार्केट में कितने इंटरमीडिएरीज है और उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, तुमको समझेगा, ठीक है। तो हम पहले कौन सा करेंगे पता है? हम पहले मर्चेंट बैंकर का रोल करेंगे, ठीक है। अभी वो प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन वो लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले रोल्स करेंगे, सारे रोल्स करेंगे। मिला कि नहीं मिला? ठीक है। तो अभी इन शॉर्ट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इधर। व्हाट इज मर्चेंट बैंकर, व्हाट आर द जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द मर्चेंट बैंकर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर। ऐसा इतना कुछ खास तो क्वेश्चंस आते नहीं है, घुमा फिरा के। ये चैप्टर के बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अंडरराइटर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोर्टफोलियो मैनेजर। इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके लिए मैंने सबसे इजीएस्ट चैप्टर उठाया है, ठीक है। तो अच्छा है, 5 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा। ये चैप्टर का वेटेज होगा 5 से लेके 8 मार्क तक, ठीक है। सो 5 to 8 मार्क्स। अच्छा, ये जो मैं वेटेज बोल रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस बोल रही हूँ, क्योंकि न्यू सिलेबस का तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, तो मैं बोलूँ क्या, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज मुझे भी वही लगता है कि जो पहले मार्क्स थे वही मार्क्स अभी कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। ये कौन से चैप्टर में? 6th है, मतलब ये 40 मार्क्स के इसमें आता है। पार्ट ए इज ऑफ 40 मार्क्स, पार्ट बी इज ऑफ 60 मार्क्स। पार्ट ए में 7 चैप्टर है, पार्ट बी में 9 चैप्टर्स है, क्योंकि वो 60 मार्क्स का है ऑब्वियसली, तो 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है और इधर 7 चैप्टर्स है, समझा। 7 और 9 कितने हो गए? नहीं ज्यादा है, 14, तो फिर ज्यादा होगा पीछे में, ठीक है। 8 से लेके 18 तक है, अरे तो ज्यादा है, ठीक है। 11 चैप्टर्स हो गए। 11 चैप्टर्स कभी हो गए पार्ट बी में, काफी चैप्टर्स है पार्ट बी में। तो पार्ट ए अच्छे से कर लोगे ना तो एटलीस्ट 40 मार्क्स अपना सिक्योर्ड हो जाएगा, और इजी है। पार्ट ए इज मोर इजियर एज कम्पेयर टू पार्ट बी। ऐसा नहीं है, पार्ट बी भी थोड़ा है, बट ठीक है यार, कोई भी इंटरेस्टिंग पार्ट बी है, ठीक है। बट यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो ऑन एन एवरेज कितना वेटेज होता है? 5 से लेके 8 मार्क्स, ठीक है। बॉस कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो। सेबी में यू कैन नॉट लीव एनीथिंग इन ऑप्शन, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि अगर एक ऑप्शन में छोड़ा 101% तुम्हारा 5 मार्क गया, क्योंकि हर एक चैप्टर में से 5 मार्क का मिनिमम आएगा। वो मिनिमम बोल रही हूं मैं, ठीक है। एक आध चैप्टर है जो लास्ट में मैं कराऊंगी, मैं बोल सकती हूँ कि वो थोड़ा बहुत ऑप्शन में छोड़ दिया तो चलेगा, बट वो भी क्या नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि उसमें से कितना आएगा। बट वो एकदम है ना, वो पॉइंट ब्लैंक थ्योरी है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बोर होता है, बट ठीक है, ऑप्शन नहीं है, तुमको पढ़ना तो है, समझा। चलो स्टार्ट करें। ये पहले मर्चेंट बैंकर करते, ठीक है। चलो अभी किसको किसको ये करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आज वही एग्जाम्पल लेते हैं, अमैया तेरे को सिक्योरिटीज इशू करना है, आईपीओ लेना है, आईपीओ करना है। तेरे को क्या करना है? तेरे को यहाँ पे सबके नाम पता है, वो उनके नाम पता है, ठीक है। चलो स्टार्ट। तेरे को क्या करना है? उसको क्या करना है? आईपीओ, ठीक है। जैसे तू बोट कंपनी का सीएस है, कंप्लायंस ऑफिसर, वो अमन गुप्ता। बोट पता है कि नहीं पता है? कौन सी बोट? हाँ ठीक है, ईयरफोन वाला, वरना बोट वाला बोट नहीं। हाँ बोट लगाते हो नहीं कि कान में घुसाते हो ना, क्या है किसी के पास बोट का? सबके पास रहता होगा ना बोट, सब बोट ही यूज करते होगे। तो देखो वो कंपनी का क्या है, तू कंप्लायंस ऑफिसर, तो अमन गुप्ता आया तेरे पास, क्या बोलेगा? नहीं तू क्यों बोलेगा, वो बोलेगा पहले, ब्रो आवर कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक अ आईपीओ, ठीक है। सब कुछ तेरे ऊपर है, जो करना है कर। तो ये ऐसा थोड़ी बोल सकता है, सॉरी डिफिकल्ट था इसके लिए ऑप्शन में छोड़ा था,
ठीक है, ऑब्वियसली सीएस कुछ ऑप्शन इसके लिए बोलती हूँ, सीएस कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ सकता, वरना अमन गुप्ता तेरे को ऑप्शन में छोड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। तो उसने बोला कि नहीं सर आप टेंशन मत लो, हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अभी सबसे पहले तेरी कंपनी को एक बंदे को अपॉइंट करना ही पड़ेगा जिसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है पब्लिक इश्यू करना या राइट इश्यू करना। ठीक है, वो है मर्चेंट बैंकर। समझा? अभी बता किसको अपॉइंट करना है, जल्दी बोले इधर से। आकाश को। ठीक है, आकाश मर्चेंट बैंकर है। अभी मर्चेंट बैंकर इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, बॉडी कोऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी कोऑपरेट बन, ऐसे बनने का बन गया, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, बॉडी कोऑपरेट। देखो समझेगा, याद रहेगा तुमको, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, एक्टिंग करने का मेरे क्लास में। ठीक है, तुम एक्टिंग करो, तुम ड्राइंग करो, जो करना है करो, इसे भी मत करो चलेगा, बट एक्टिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कर भाई, हाँ वेरी गुड। ठीक है, ये आकाश क्या बन गया, बॉडी कोऑपरेट। इसके लिए तूने उसको क्या अपॉइंट किया, मर्चेंट बैंकर। ठीक है, उसको क्या बोलेगा, आज से तू मेरा इश्यू मैनेजर, मतलब मेरे इश्यू को तू पूरा मैनेज करेगा। मैम वो कैसे मैनेज करेगा, सबसे पहले तो वो प्रोस्पेक्टस बनाएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ही नहीं होगा तो कहाँ का इश्यू। समझा? तो सबसे पहले तो क्या बनाएगा, प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाएगा। बना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, चलेगा? अभी बॉडी कोऑपरेट बन गया ना, अभी हाँ लिख ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया। ड्राफ्ट बनाया है, फाइनल नहीं, पहले ड्राफ्ट ही बनाना पड़ता है, भरोसा नहीं होता है मर्चेंट बैंकर पे। ठीक है, किधर फाइल करेगा, सेबी, आरओसी में फाइल नहीं होगा, ड्राफ्ट हमेशा किधर फाइल होगा, सेबी में। ठीक है, तो अभी आरओसी भूल जाओ, सेबी में आरओसी नहीं आता है, सेबी में हमेशा सेबी आएगा, इंटेलिजेंट, सेबी में हमेशा आएगा। तो किधर फाइल करेगा, सेबी के पास जाएगा। तो मैं सेबी दे मेरे को प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड, लिया मैंने प्रोस्पेक्टस। अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, वेरी गुड। ठीक है, पढ़ के क्या करूंगी, इंटेलिजेंट बैच है ये मेरा। ठीक है, पढ़ के क्या करूंगी मैं, अब हाँ मैं कमेंट्स दूंगी कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है, ये पॉइंट निकाल दे, ये पॉइंट नहीं डाला है, ये पॉइंट आना चाहिए, मतलब आई विल गिव द कमेंट्स। मेरे पास 30 डेज है कमेंट्स देने के लिए। ठीक है, और फिर मैं 30 डेज के बाद उसको कमेंट्स दूंगी। मैंने अभी उसको क्या दिया, कमेंट्स, वेरी गुड। अभी तू क्या करेगा, वापस फाइनल प्रोस्पेक्टस बनाएगा, मतलब वो कमेंट्स को इनकोऑपरेट करेगा और फाइनल प्रोस्पेक्टस बना दिया फाइनल प्रोस्पेक्टस। अभी फाइल कर दे, अभी कहाँ फाइल करेगा, आरओसी में। अभी फाइल करेगा किधर, आरओसी में। सेबी को भी देना पड़ता है एक कॉपी, वो तो फॉर्मेलिटी, और एक वो मेन कॉपी कहाँ देगा, आरओसी में। ठीक है, ये आरओसी तेरे बाजू में, हाँ दे दे। अरे बच्चा ले ना, शर्मा कह रहा है, वेरी गुड, ले लिया, वेरी गुड, हो गया तेरा काम फिलहाल के लिए खत्म। समझा? सो ये काम किसका है बेटा, मर्चेंट बैंकर का। ठीक है, तेरा मर्चेंट बैंकर ने अच्छे से काम किया, वेरी गुड, अच्छा है तेरा मर्चेंट बैंकर। अभी ये काम तो ठीक है, इश्यू रोज रोज थोड़ी आता है यार। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर दूसरे भी काम कर सकता है मैम, जैसे पब्लिक इश्यू में हेल्प किया, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हेल्प कर सकता है, हाँ, राइट इश्यू में भी हेल्प कर सकता है, हाँ, अरे सब में हेल्प कर सकता है, पब्लिक इश्यू में भी कर सकता है, राइट इश्यू में भी कर सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कर सकता है। मैम बोनस इश्यू में क्यों, अरे बोनस इश्यू में कैश कहाँ लेना होता है, तो प्रोस्पेक्टस थोड़ी बनाने की जरूरत है, नहीं समझा, पक्का हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कोई ना थोड़ी बोलेगा, सब ले ही लेंगे। समझ रहा है? सब में वो हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, मर्चेंट बैंकर। अगर पब्लिक इश्यू करेगा तो क्या ड्राफ्ट करता है तू, करेक्ट, पब्लिक इश्यू होगा तो पहले क्या ड्राफ्ट करेगा, प्रोस्पेक्टस। और अगर राइट इश्यू होता है ना, पहले वो क्या ड्राफ्ट करेगा, लेटर ऑफ ऑफर। उधर प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं करते, उधर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। मतलब तुमको अभी समझ में आना चाहिए, अगर मैं लेटर ऑफ ऑफर बोल रही हूँ मतलब कंपनी क्या इश्यू कर रहा है, राइट इश्यू। अगर मैं प्रोस्पेक्टस बोल रही हूँ मतलब कंपनी क्या इश्यू कर रहा है, पब्लिक इश्यू। समझ रहा है? अच्छा, बना दिया, ड्राफ्ट बना के सेबी में फाइल किया, सेबी कमेंट्स देगा, कभी कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने का और फाइनल प्रोस्पेक्टस बना के किधर फाइल करने का, आरओसी में। डन। ये काम किसका है,
मर्चेंट बैंकर। अच्छा, प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए डेटा कलेक्ट करेगा, हाँ या ना? ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट करेगा, अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, प्लस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? ड्राफ्ट बनाएगा। ड्राफ्ट किसका बनाएगा? वो प्रोस्पेक्टस या तो लेटर ऑफ ऑफर का बनाएगा। फिर क्या करेगा? कलेक्ट अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा एंड वो डिटरमाइन करेगा। क्या डिटरमाइन करेगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेट होना चाहिए कंपनी का, कितना इक्विटी होना चाहिए, वो सब ये करेगा। सिर्फ वो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है, वो इतना थोड़ी करेगा। वो किस में हेल्प करता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। बस इतना तो काम हो गया मैम, बट ये रोज रोज थोड़ी होता है, करेक्ट? इससे तो घरवाली का पेट भरेगा, बट मेरी तो बाहर वाली भी है। आकाश बोलेगा ऐसा, तो मैंने बोला टेंशन मत ले और काम कर, ओवर टाइम करना पड़ेगा ना, घरवाली का पैसा मिल गया ना, अभी बाहर वाली के लिए ओवर टाइम कर। ओवर टाइम करेगा तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करना पड़ेगा और करेगा भी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो अंडरराइटर भी बन सकता है, तो उसको दोनों पैसा मिल गया, अंडरराइटर का भी मिला एंड मर्चेंट बैंक। सो ही कैन एक्ट एज एन, तो अंडरराइटर के लिए वो अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करेगा, तो वो दे दे बाहर वाली को पैसा। ही कैन एक्ट एज एन अंडरराइटर ऑल्सो, ही कैन इवन एक्ट एज अ ब्रोकर ऑल्सो। अरे ब्रोकर भी बन सकता है वो, हाँ, बट उसको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस अलग, अंडरराइटर का लाइसेंस अलग एंड ब्रोकर का लाइसेंस अलग। प्लस वो एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकता है। एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे एडवाइस देगा वो कंपनी को रिलेटिंग टू अमालगमेशन, दो कंपनी को कैसे अमालगमेट करने का, या तो मर्जर या तो डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? पैसा लगाना। इन डिसइन्वेस्टमेंट का विड्रॉ करना। तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी वो क्या कर सकता है बेटा? एडवाइस दे सकता है। टैक्स के लिए टैक्स रिलेटेड टैक्स कंसल्टेंसी भी वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ठीक है। अदर कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, कंपनी रिलेटेड कोई भी कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस भी वो दे सकता है, सबके में पैसा मिलेगा उसको। एंड लास्ट में अगर बैंक है यार, अगर सपोज तू बैंक है, देखो मर्चेंट बैंकर बैंक भी हो सकता है, ठीक है। अगर बैंक है तो लोन भी दे सकता है यार, लोन। अच्छा, अकेला लोन देगा या तो फिर सब मिलके, 3-4 बैंक मिलके लोन देंगे। अरे होता है ना यार, क्योंकि देखो यार 2000 करोड़ मुझे चाहिए या 200 करोड़ मुझे चाहिए, आकाश बैंक अकेला नहीं दे पाएगा लोन 200 करोड़, अरे बहुत ज्यादा हो गया ना। तो आकाश क्या करेगा? किसको बुलाएगा? शुभम कोऑपरेटिव बैंक को बुलाएगा, दुर्गेश कोऑपरेटिव बैंक को बुलाएगा और उसको बोलेगा देखना यार 200 करोड़ का लोन चाहिए, तो कितना देगा शुभम? 50 दे देगा। वेरी गुड, 50 मिल गया। फिर आकाश ने बोला मैं भी 100 दे दूंगा, तो 150 इधर ही हो गया। और दुर्गेश कितना देगा? रिमेनिंग 50। तो यहाँ पे उसे क्या किया? ये क्या किया? ग्रुप वर्क। हाँ, बट ग्रुप वर्क में क्या किया? उसे पैसा जमा किया। इंग्लिश में बोलना, पैसा जमा किया। कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन की जगह पे सिंडिकेशन। क्या बोलेगा? सिंडिकेशन। सिंडिकेशन ऑफ लोन अमाउंट, मतलब लोन भी सिंडिकेट करेगा। सिंडिकेट का मतलब कलेक्ट। सिंडिकेट का मतलब ही क्या होता है बेटा? कलेक्शन। लिखा है सिंडिकेशन किधर तो, ठीक है, उधर वहां पे डैश करके क्या लिख दोगे? कलेक्शन। मिला कि नहीं मिला बेटा? पेज नंबर कौन सा है? 120। डाउट है, क्वेश्चन है, बोलो। पक्का समय। मर्चेंट बैंकर फर्म नहीं, कंपनी होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसे डिपार्टमेंट होंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मोस्टली ये बैंक्स होते हैं। सबसे पहला मर्चेंट बैंकर कौन बना था पता है इंडिया में? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसको सबसे पहला लाइसेंस मिला था, सेबी ने सबसे पहला लाइसेंस एसबीआई को दिया था। अभी तो बहुत सारे मर्चेंट बैंकर है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं सिर्फ बैंक्स ही होने चाहिए, ठीक है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है जिसका एटलीस्ट नेटवर्थ 5 करोड़ होना चाहिए, तो ही सेबी तेरे को लाइसेंस देगा, अदरवाइज लाइसेंस
नहीं देगा। तो अगर आकाश मर्चेंट बैंकर है, आकाश लिमिटेड मर्चेंट बैंकर है, तो आकाश का नेटवर्थ कितना होना चाहिए? आकाश लिमिटेड का एटलीस्ट 5 करोड़ होना चाहिए, तो ही सेबी तेरे को रजिस्टर करेगा, सेबी तेरे को लाइसेंस देगा। अदरवाइज तेरे को सेबी रजिस्टर नहीं करेगा। वो लिखा होगा मैंने, नेटवर्थ एटलीस्ट 5 करोड़ लिखा है कि नहीं? नॉट लेस देन 5 करोड़। समझा? और आकाश के ऊपर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? देखो प्रोविजन हमेशा कैसे, अपने यहाँ पे है ना एक्ट्स नहीं होंगे, अपने यहाँ पे रेगुलेशंस होंगे। तो कैसे लिखने का? सेबी कैपिटल में लिखने का, SEBI। सेबी हमेशा कैपिटल होना चाहिए, सारे वर्ड्स कैपिटल होने चाहिए। ब्रैकेट करने का मर्चेंट बैंकर, क्योंकि हम मर्चेंट बैंकर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेबी ब्रैकेट क्या करोगे? मर्चेंट बैंकर ब्रैकेट क्लोज करोगे, रेगुलेशन का R कैपिटल करोगे, फिर ईयर लिखोगे 1992। समझा? मतलब 1992 में आया ये रेगुलेशन। और आकाश लिमिटेड को कभी लाइसेंस मिलेगा सेबी से? अगर उसका नेटवर्थ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा, कम नहीं बेटा, ज्यादा है तो ही उसको मिलेगा लाइसेंस। अभी ये 3 करोड़ का नेटवर्थ है उसके पास, तो बोलेगा भग इधर से भग, हम लोग लाइसेंस नहीं देंगे। समझा? डाउट है? पक्का है? सो हर एक इंटरमीडिएट को इतना तो पता चला ना, कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा? सेबी के पास। कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा? सेबी के पास। कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है? बोलो। पक्का समझा? सो ये काम किसका है? मर्चेंट बैंक। वही लिखा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है पूरा। अगर सपोज क्वेश्चन देखो कैसे आया था, पहले क्वेश्चन देख कैसे आया था आकाश। क्या क्वेश्चन पूछा और आंसर क्या लिखोगे, पहले वो बताओ। क्या पूछा है बच्चा? हाँ, मतलब क्या लिखोगे आंसर में? सिंपल, पूरा शॉर्ट नोट ऑफ मर्चेंट बैंकर। कहां से लिखोगे? मर्चेंट बैंकर इज एंगेज इन द बिजनेस और प्रपोज टू बी एंगेज इन द बिजनेस लिखा होगा ना? ठीक है, वहां से लिखोगे, स्टार्ट करोगे लिखना टिल सिंडिकेशन ऑफ द रुपी टर्म लोन। ठीक है, वहां तक लिखोगे, ये तुम्हारा आंसर बन गया। कितने मार्क का? 5 मार्क का। समझा? जनरल ऑब्लिगेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। जनरल ऑब्लिगेशन सबका दिया है, मैं बताऊंगी कैसे याद करने का। अभी के लिए फिलहाल आज के लिए जनरल ऑब्लिगेशन छोड़ दो, ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे करने का। ठीक है, मैं क्या करूंगी, देख सबके लिए जनरल ऑब्लिगेशन दिया है, मैं क्या करूंगी, मैं कॉमन 5 पॉइंट लिखा दूंगी। मतलब क्या करोगे, सब में यही 5 पॉइंट लिख दो, मतलब 5 पॉइंट तो हो गया, छाप के आ गए, और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दूंगी हर एक का, 8 पॉइंट तो हो गया। अरे बहुत हो गया यार, उससे ज्यादा कितना लिखोगे एग्जाम में? ठीक है, समझे ना? तो 5 पॉइंट तो कॉमन है, जो छाप के आने वाले हो। ठीक है, तो एक साथ ही कर लेंगे ना, अलग अलग। तुम्हारा मॉड्यूल पागल है, मैं थोड़ी पागल हूँ। ठीक है समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, हर एक का जनरल ऑब्लिगेशन क्यों करने का, इतना क्यों हमको याद करने का, हमको कॉमन जनरल ऑब्लिगेशन याद रखने का। और वो कॉमन जनरल ऑब्लिगेशन 5 में लिखा ही दूंगी तुमको। ठीक है, तो थोड़ा एक बुक लेके, इसके लिए बोलती हूँ बुक लेके आओ, पर बहुत बड़ा बुक लाने की जरूरत नहीं, 100 पेज का भी होगा ना बेटा तो भी चलेगा। बहुत बड़ा 200 पेज का मत लाओ, तुम्हारा वेस्ट होगा पेज, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ, और ये बुक एंड तक रखना, इवन CS प्रोफेशनल में रखना, क्योंकि काफी चैप्टर्स इधर से सेम उधर है, कॉपी पेस्ट, समझ रहा है ना? तो ये बुक छोड़ना नहीं। अच्छा बताओ, मर्चेंट बैंकर में कोई डाउट है? आकाश का रोल खत्म हो गया? हाँ, बट मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई कि उसमें लिखा नहीं है, बस मैं बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा तेरे को कितने मर्चेंट बैंकर चाहिए मैया? एक के एक से ज्यादा? इश्यू साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट अज्यूम करना इश्यू साइज बहुत बड़ा है, तो कितने चाहिए? 3। उसको 3 मर्चेंट बैंकर चाहिए। कौन चाहिए? 3। किसको किसको अपॉइंट करना है? एक तो तेरा फिक्स है आकाश, बाकी के 2 शुभम और धनराज। सॉरी यार, मेरा प्रॉब्लम ही है। ठीक है, मेरे को याद ही नहीं रहते नाम। ठीक है, आज याद है, कल मैं भूल जाऊंगी वापस। ठीक है, हाँ दुर्गेश। ठीक है, ये तीनों को ले ले, 3 मर्चेंट बैंकर है। अच्छा, अभी अम्माई को पूछे, तेरे को सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देना पूरा इश्यू को मैनेज करने के लिए? ये 3 में से एक को।
किसको? आकाश को, दुर्गेश को, ठीक है। कैसा है यार, देखो पहले ये चेंज करता है, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में झगड़ा कर लेना। अभी सुने, उसे दुर्गेश को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो दुर्गेश जो है ना वो लीडर है ना, तो इसको बोलेंगे लीड मर्चेंट बैंकर। तो अगर एक ही मर्चेंट बैंकर है तो मर्चेंट बैंकर ही बोलेंगे, ठीक है। आकाश को अपॉइंट किया तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको ही मर्चेंट बैंकर। बट अगर एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर अगर कंपनी अपॉइंट करती है तो जो मेन होता है उसको क्या बोलेंगे, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? लीड, क्योंकि वो लीडर होता है। लीड मर्चेंट बैंकर या तो लीड मैनेजर, जो तुमको जम रहा है, लीड मर्चेंट बैंकर या तो लीड मैनेजर इज वन एंड द सेम। एंड बाकी दो जन मतलब आकाश और शुभम सिर्फ दुर्गेश को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तुम लोग क्या करोगे दोनों? आकाश हेल्प किसको? दुर्गेश को। अगर तुम हेल्प करोगे तो तुम लोग कौन हो गए? उसको को मैनेजर्स। तुम लोग कौन हो गए? को मैनेजर्स। सो इफ, जो लिखना है तो लिखो, इफ कंपनी अपॉइंट्स, ये जनरल नॉलेज है, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज तुम्हारे लिए, क्योंकि आगे जाके आएगा मेरे को काम में, ठीक है। इफ कंपनी अपॉइंट्स मोर देन वन मर्चेंट बैंकर, द प्राइमरी मर्चेंट बैंकर या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी is on lead merchant banker. लीड मर्चेंट बैंकर या तो स्लैश करके लिखोगे लीड मैनेजर्स, लिखा। अदर्स आर कंसिडर्ड एज को मैनेजर, नहीं को मर्चेंट बैंकर नहीं बोलते, को मैनेजर बोलते बेटा, को मैनेजर। एग्जाम में नहीं लिखना ये, मैम याद आ गया लिखना है तो लिखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिख दो, जहां पे वो लिखा है ना मर्चेंट बैंकर इज एंगेज इन द बिजनेस और प्रपोज टू बी एंगेज इन द बिजनेस, वहां पे फुल स्टॉप करके लिख देने का, ठीक है। फिर उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के। अभी समझा कैसे लिखोगे? बोलो, कोई डाउट है आंसर में? अच्छा, अभी मेरे नोट्स में तुम लोग को क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तुमको स्कैनर्स लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिर भी तुमको स्कैनर्स लेना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, मुझे वो भी इश्यू नहीं है। बट स्कैनर्स लेते क्यों हो? क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन मैंने नोट्स में ही दे दिया है, ठीक है। सिर्फ मैंने लास्ट पेपर का ये करके अगस्त 21 तक मैंने सब दिए हुए, ठीक है। तो लास्ट 2-3 पेपर्स के मैंने डाले नहीं है, बट वो जब भी आया है तो मेरे को पता है, तो मैं तुमको जब भी थ्योरी कराती जाऊंगी तब मैं बताती जाऊंगी, समझा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। डाउट है पक्का? तो अगर सपोज मान लो हम थ्योरी कर रहे हैं उसके साथ साथ में पेपर्स भी कर रहे हैं, पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अरे कर रहे हो ना। अगर मैं 19 है, 20 है, 21 है, 22, 23 में ही बता दूंगी तुमको, तो 5 साल के पेपर सॉल्व ही कर रहे हैं हम लोग, तो साथ साथ में 5 पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो बस वो तुम करो। अभी मैंने मर्चेंट बैंकर आज सिखाया ना, तो कितना टाइम लगेगा घर पे जाके पढ़ने को? और मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ रट्टो करो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार रिवाइज कर लो, सिर्फ पढ़ लो ना। चलो स्टार्ट करें। हाँ बोलो। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो कंपनी का मर्जी। अभी तेरे को मैंने पूछा ना, तेरे को किसको रखना है, तेरे को पूछा ना, तो आकाश भी बोल सकता था, धनराज भी बोल सकता था, तो ये तेरी मर्जी है। धनराज नहीं है, धनंजय, धनुष, दुर्गेश, बेचारे का आज नामकरण हो गया, सॉरी है बेटा, ठीक है। क्या करूं मैं, ठीक है। तूने दुर्गेश का नाम बोला, तो वो कंपनी की मर्जी है किसको रखना है, ऐसा नेटवर्क के हिसाब से नहीं रखते, वो सिर्फ कंपनी की मर्जी है, तेरे को कौन सा अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तेरे को पैसा देना है, क्यों? जितने ज्यादा मर्चेंट बैंकर रखेगा उतना तेरे को पैसा देना पड़ेगा, कमीशन लेंगे ना, मुफ्त में थोड़ी देंगे। नहीं समझा? समझा? हाँ
थोड़ा इशू वर्क थोड़ा ज्यादा होगा तो 2-3 रखेंगे तो थोड़ा हेल्प होगा ना, थोड़ा जल्दी फास्ट काम होगा, इसके लिए, बाकी कुछ भी नहीं। एक रखना, तेरी मर्जी है तेरे को कितना रखना है, समझा? तो ऐसा सेबी थोड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल बोलेगा, समझा? चलो अभी अच्छा हम कहाँ अटके थे? मर्चेंट बैंकर पे अटके, ठीक है। मर्चेंट बैंकर का काम हो गया। अच्छा अभी सुनो, मर्चेंट बैंकर का काम कहाँ खत्म हो गया वो बताओ पहले। उससे कहा क्या लास्ट काम किया उसने? मर्चेंट बैंकर आरओसी में उसने फाइल कर दिया। चलो अज्यूम करो आरओसी है ना तू, ठीक है, तेरे पास प्रोस्पेक्टस आ गया, ठीक है। अभी क्या करेगा प्रोस्पेक्टस, वो किसको इश्यू करेगा? पब्लिक को। अभी पब्लिक को इश्यू करेगा ना, तो ही तुम जाके सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, तू अज्यूम करो पब्लिक को भी इश्यू हो गया है, गर्ल सारी पब्लिक है, समझा? ठीक है, तुम लोग के पास प्रोस्पेक्टस आया, अभी तुम क्या करोगे? ये भगवान कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। तुम लोग क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या भरोगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, कि नहीं भरोगे? क्यों उसको कान में जाके बोलोगे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे? हाँ तो भरो, अरे भरो, भर दिया, वेरी गुड। भर के क्या करोगे? पूड़ी बनाओगे, चना ममरा खाएंगे? नहीं, देंगे ना, वेरी गुड। अमन गुप्ता नवरा ही बैठा है तेरे लिए, ठीक है ठीक है। आओ जा, तेरा नाम क्या है बेटा? हर्षाली, आओ जाओ हर्षाली, ठीक है, तेरा ही इंतजार था हर्षाली, ला एप्लीकेशन फॉर्म दे। ऐसा नहीं, क्या दे नवरा थोड़ी बैठा है अमन गुप्ता, ठीक है, मैनेजर थोड़ी करेंगे डायरेक्टर्स, तो वो कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए और एक इसको अपॉइंट करना पड़ता है इंटरमीडिएरी को, वो है रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। किधर तो दिखा होगा तुमको, मिला कि नहीं मिला? रजिस्ट्रार टू एन इश्यू मिला, तो क्या हुआ? रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, ठीक है। किधर तो ढूंढो, मिला रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। अच्छा अभी चल अपॉइंट कर रजिस्ट्रार टू एन इश्यू को, हो गया ना? मर्चेंट बैंकर एक ही, अज्यूम कर एक ही है मर्चेंट बैंकर तेरा, ठीक है। बाकी किसको रजिस्ट्रार टू एन इश्यू किसको बनाना है? जल्दी बोल। हर्षिल को, ठीक है। हर्षिल कौन? नहीं कौन, हर्षिल कौन है? रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। अभी रजिस्ट्रार टू एन इश्यू का काम क्या है? तुम लोग का काम क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म भरना, एप्लीकेशन मनी देना, किसको? रजिस्ट्रार टू एन इश्यू को। तो तेरा काम क्या होगा? इंग्लिश में बोल। वेरी गुड, इंटेलिजेंट लड़का है। कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। तो रजिस्ट्रार का पहला काम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। फॉर्म और मनी दोनों कलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स किसका? जिसने एप्लीकेशन दिया होगा, कितना एप्लीकेशन आया, कितना पैसा है, वो सबका क्या करेगा? रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा ना। तो वो काम उसका ही है, किसका है? रजिस्ट्रार का। ये दो काम समझे तेरे, ठीक है। तीसरा काम, अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा, तेरे को कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है रे? कियारा आडवाणी, ठीक है। चलो मान लो कियारा आडवाणी का फॉर्म आया उसके पास, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो देखा कियारा मेरी कियारा ने अप्लाई किया है, चलो उसको फुल अलॉटमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने उसको फुल अलॉटमेंट दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्म देखा, राखी सावंत, वो भी अच्छी लगती है ना, कि तो सारी बोला ना तू तो सारी अरे बट वो हीरोइन तो है ना यार, ऐसे क्या है, ठीक है। साइड हीरोइन है पर है तो सही ना। तो राखी सावंत, तो राखी सावंत का फॉर्म आया, तो उसे बोला छोड़, जाने दे, नहीं देना है उसको, ठीक है। या तो देते हैं उसको थोड़ा, तो शेयर्स दे देते हैं, चलेगा। तो कियारा को फुल अलॉटमेंट किया उसने, राखी सावंत को कम दिए शेयर्स। तीसरा फॉर्म देखा, दीपक कलाल वो तो एक्ट्रेस है ही नहीं, ठीक है, वो तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। आई होप सो, बराबर तो अच्छा नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली इसको क्या किया? फेंक फाड़ के फेंक दिया, मतलब उसको बिल्कुल अलॉटमेंट नहीं किया।
ये गलत है ना, फेयर ट्रीटमेंट किया उसने, नहीं ये गलत है यार। ऐसे क्या मतलब, जो तेरे को अच्छा लगता है उसको तेरे को फुल अलॉटमेंट, ठीक है, जो तेरे को अच्छा नहीं लगता है उसको अलॉटमेंट ही नहीं देने का, ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है। वो भी एक एप्लीकेंट है, राकेश सावंत भी एप्लीकेंट है, दीपक कलाल भी एप्लीकेंट है, तो आपको सबको फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब आपको किसको किसको कितना अलॉट करना पड़ेगा वो आप डिसाइड नहीं करोगे, सेबी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है, उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उसके ऊपर कौन भरोसा करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भरोसा करेगा, सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से बराबर अलॉट किया है या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, स्टॉक एक्सचेंज। तो तेरे को डिसाइड करना है पहले, डिसाइड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिटरमाइन, डिसाइड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, डिटरमाइन। सो डिटरमाइन करेंगे, किसके लिए डिटरमाइन करेंगे, अलॉटमेंट। डिसाइड, एक मिनट, डिसाइड नहीं लिखने का, क्या लिखोगे, डिटरमाइन। डिटरमाइन व्हाट, नहीं लैंग्वेज देखो, डिटरमाइन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब किस किस को कितना अलॉट करने का, किस नहीं करने का, किस किस को कितना अलॉट करने का, वो कौन डिसाइड करेगा, सत्यानाश हो तेरा, वो तो वो क्या भजन करेगा, इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज, किसको कंसल्ट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को कंसल्ट करेगा और फिर डिटरमाइन करेगा। तो डिटरमाइन तो तू ही करेगा, रजिस्टर टू एन इश्यू, समझा। और फिर मान लो डिसाइड कर लिया तूने, इसको इतना अलॉट करना है, इसको इतना अलॉट करना है, तो जिन जिन को अलॉट किया ऑब्वियसली उसका लिस्ट बनाएगा ना, तो लिस्ट किसका बनाएगा, लिस्ट ऑफ अलॉटीज, अलॉटीज चलेगा ना ये लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ अलॉटीज। मैंने लिस्ट ऑफ अलॉटी नहीं लिखा होगा, मैंने कुछ अलग लिखा होगा, कुछ लैंग्वेज, ठीक है। फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल टू द अलॉटमेंट, तो इन शॉर्ट लिस्ट ऑफ अलॉटी बनाएगा, फाइनलाइज करेगा। चल तेरा लिस्ट फाइनलाइज हो गया, ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, फेयर फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ेगा विद स्टॉक एक्सचेंज एंड यू विल डिटरमाइन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अरे समझा बेटा कि नहीं समझा, तेरा काम समझ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट, जिन जिन को अलॉटमेंट किया उसको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर, और जिन जिन को अलॉट नहीं किया उसको रिफंड ऑर्डर। तो लास्ट पॉइंट होगा डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर और रिफंड ऑर्डर, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर जिनको अलॉट किया, जिनको अलॉट नहीं किया उसको रिफंड ऑर्डर। बताओ ये 4 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, तो वही लिखा होगा, देखो वर्ड टू वर्ड वही लिखा होगा, रजिस्टर टू एन इश्यू मींस एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट, कौन अपॉइंट करता है, बॉडी कॉर्पोरेट, और एनी पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई भी अपॉइंट कर सकता है, और वो क्या करेगा, टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। पहला वाला देखो क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है, कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स एंड एप्लीकेशन का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। तीसरा क्या लिखा है, prior determining the basis of allotment, last finalizing the list of the person who are entitled for allotment, and last वाला कौन सा लिखा हुआ है, allotment letter and refund order, dispatch of allotment letter and refund order। तुमको पता चला मैंने बोर्ड पे लिखे ये सारे कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। ये चाहिए मेरे को आंसर में, उसके आजू बाजू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज किया तो चल जाएगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, बट ये कीवर्ड्स आंसर में चाहिए। सो दिस इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इश्यू। अभी यहां तक समझा कि नहीं समझा, कोई डाउट है रजिस्ट्रार टू एन इश्यू में तो बोलो। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू का क्या है, हाँ इसका काम समझा ना, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, रजिस्टर टू एन इश्यू पर्सन होते हैं, और रजिस्टर टू एन इश्यू का ऑब्वियसली जो ब्रांचेस होंगे ना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट भी है ना तो ब्रांचेस है ना हर जगह नहीं हो सकता है, अरे लिमिटेशंस होते हैं यार, कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस, 1 या 2 ब्रांचेस होंगे हर एक कंपनी के, कितने, बट एक ऐसा है जिसके ब्रांचेस एवरीवेयर इन इंडिया होते हैं, इंडिया के वर्ल्ड में भी होते हैं, ठीक है, वो है बैंक्स,
ठीक है। अच्छा, अभी रजिस्टर टू एन इशू का क्या लिमिटेशन हो जाएगा ना एक बेचारे का, उसका काम है ना कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी, बराबर है ना तुमको। अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये इतनी सारी गर्ल्स एप्लीकेशन फॉर्म भर रही है, आजकल ऑनलाइन होता है, पहले थोड़ी ऑनलाइन होता था, ठीक है। सो आजकल तो ऑनलाइन होता है। सो अभी यहाँ पे ये सारी गर्ल्स एप्लीकेशन फॉर्म भरती है। अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म एक चेन्नई की है, एक गोवा की है, एक कोयम्बतूर की है, एक दिल्ली की है, एक मुंबई की है, तो कहाँ कहाँ भटकेगा यार, ठीक है। और गोवा जाएगा तो वहां से तो आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो मतलब कहाँ कहाँ वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म करने कलेक्ट करने नहीं जा सकता है ना। और प्रॉब्लम है कि उसका ब्रांचेस हर जगह नहीं होगा। तो यहाँ पे है ना बैंक्स ऐसी जगह, बैंक्स ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका ब्रांचेस हर जगह सब जगह होता है, वेदर इट बी गोवा, वेदर इट बी कोयम्बतूर, वेदर इट बी चेन्नई, वेदर इट बी दिल्ली, वेदर इट बी बैंगलोर, वेदर इट बी मुंबई, ठीक है। अभी एसबीआई का देखो ब्रांच हर जगह होगा, और वो भी एक ब्रांच नहीं होगा, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। बैंगलोर में एसबीआई का कितना ब्रांच होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा अमय को सिर्फ रजिस्ट्रार टू एन इशू को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ एक और इंटरमीडियरी होगा, वो है बैंकर्स टू एन इशू। सपोज ये तीन जो बच्चे हैं, ठीक है, तू तो आरओसी है ना, सॉरी ये दो बच्चे, तो ये दो कौन हो गए, बैंकर्स टू एन इशू। तो ऑब्वियसली नाम इटसेल्फ सेज बैंकर्स टू एन इशू, तो कौन होगा वो, बैंक, वो कौन होगा, बैंक। अच्छा, कौन से दो बैंक नाम, शरद, हर्षद, राहुल, ठीक है, राहुल और यश, राहुल और यश। तो राहुल कोऑपरेटिव बैंक, यश कोऑपरेटिव बैंक, या तो यश लिमिटेड बैंक, जो भी है वो, ठीक है। तो ये दोनों बैंक्स हैं। ये दोनों बैंक्स क्या करेंगे, अभी देखो बैंक्स का काम है ये पहला वाला पॉइंट करने का, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करके किसको दे देंगे, कंपनी को, मतलब रजिस्ट्रार को दे देंगे। और फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, फिर बाद वाले सारे काम कौन करेगा, रजिस्ट्रार। मतलब तेरे को क्या करने का, तेरे के पास फॉर्म आ गए ना अभी, तो तू क्या करेगा, अभी तू रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, फिर लिस्ट बनाएगा, सॉरी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिटरमाइन करेगा, लिस्ट बनाएगा, और रिफंड ऑर्डर एंड अलॉटमेंट लेटर देगा। अच्छा, ये समझा कि नहीं समझा, ये कौन देगा, बट उसका जो पहला काम है ना वो प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल नहीं होगा करने के लिए, क्योंकि उसका रीच आउट सब जगह नहीं होता है। इसके लिए अमय को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, बैंक्स को, यानी कंपनी को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, बैंक्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, पैसे रिलेटेड जो भी काम होगा ना वो कौन करेगा, बैंक्स। तो जैसे रजिस्ट्रार टू एन इशू है, साथ साथ में कौन सा इंटरमीडिएरी अपॉइंट होना चाहिए, साथ में ही कौन सा होना चाहिए, बैंकर टू एन इशू। जैसे रजिस्ट्रार टू एन इशू, वैसे बैंकर्स टू एन इशू भी अपॉइंट होना चाहिए। बताओ इसमें कोई डाउट है। अच्छा, अभी बैंकर्स टू एन इशू क्या काम करेगा, तुमको ही पता है क्या काम करेगा। पहला काम क्या होगा उसका, कलेक्शन ऑफ, वेरी गुड बेटा, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी, करेक्ट यार। और ये फिर है ना फॉर्म वो जाके किसको देगा, रजिस्ट्रार को, और फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये सारे काम करेगा। तो ठीक है ना, तेरा एक काम तो कम हो गया ना, ठीक है, बाकी सारे काम तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तेरा एक काम तो कम हो गया, ये समझा। अच्छा, बाकी ये वाला जो रिफंड ऑर्डर है वो क्या करेगा पता है, तू इसको बताएगा, किसको बताएगा, बैंक को बताएगा, और बैंक क्या करेगा, तेरे बिहाफ पे रिफंड करेगा। तो पैसे रिलेटेड जो भी काम होगा ना वो कौन करेगा, बैंक्स, पैसे रिलेटेड, क्योंकि पैसा उसके बैंक में अकाउंट हो सकता है ना, नहीं समझा, सो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। फिर वो कॉल मनीज भी कलेक्ट कर सकता है। आजकल तो कॉल मनीज होते नहीं है बेटा, तुमको पता ना, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है, ऐसा सब होता नहीं है आजकल, पर ठीक है, अगर करना है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनीज भी वो कलेक्ट कर सकता है। डिविडेंड रिफंड दे सकता है वो, अगर सपोज कंपनी बोलता है भैया ये लोगों को रिफंड दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल नाम बोल, त्विशा को अलॉटमेंट मिला नहीं, तो फिर तू क्या करेगा, रजिस्टर किसको इन्फॉर्म करेगा, बैंक को इन्फॉर्म किया, राहुल बैंक को, राहुल को क्या बोलेगा, राहुल क्या करेगा, राहुल को बोल के रिफंड दे दो, किसका, त्विशा का
रिफंड कर दो, तो फिर रिफंड कर देने का तेरे को, जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो सुनने का, समझा। तो क्या करेगा, रिफंड कर देगा। और लास्ट में अगर कुछ इंटरेस्ट पे करना है तेरे को, लेट रिफंड किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना कंपनी को, इंटरेस्ट या तो डिविडेंड देना है, वो सब कौन काम करेगा, बैंकर्स टू एन इश्यू। तुम देखोगे ना ये चारों काम पैसे रिलेटेड है, देखो सारे काम किससे रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, समझा। सो बैंकर्स टू एन इश्यू मिला कि नहीं मिला, ढूंढो पेज नंबर 125 मिला ना। क्या लिखा है देखो, पहला काम क्या है, सेम जो बोर्ड पे लिखूंगे ना वही होगा। कलेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। सेकेंड, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। थर्ड, रिफंड ऑर्डर्स। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। वारंट नहीं लिखा तो चलेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। यहां तक समझा। अच्छा, ये कितने पॉइंट्स हो गए मेरे बैंकर्स टू एन इश्यू के शॉर्ट नोट के, 4 पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा 3 पॉइंट लिखने के। कितने पॉइंट लिखोगे, 3। अभी ये 3 पॉइंट पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, या तो ये 3 पॉइंट्स पॉइंटर फॉर्म में लिखो या तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर पॉइंटर फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा मुझे बताओ, सुनो, एप्लीकेशन फॉर्म तो ठीक है, एप्लीकेशन मनी कहाँ डिपॉजिट होता है, बैंक अकाउंट में। बट मेरा वही क्वेश्चन है बेटा, कौन से बैंक अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में। एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होता है, कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा डायरेक्ट पैसा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने अलॉट नहीं किया है, तो वो सेपरेट बैंक अकाउंट को बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलेंगे, एस्क्रो। स्पेलिंग प्लीज देखो, ESCROW। मैम ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए ओपन होता है। अभी यहाँ पे अमैया को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी कंपनी है ना, तो तेरी कंपनी को एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा स्पेसिफिक पर्पस। तेरा पर्पस क्या है, आईपीओ के लिए। तो आईपीओ जैसे ही खत्म हो जाता है, वो अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाएगा और फिर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट टेम्पररी होता है, ये जैसे पर्पस खत्म हो जाता है वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो टेम्पररी अकाउंट होता है। टेम्पररी नहीं लिखने का, कौन सा वर्ड लिखने का, एस्क्रो अकाउंट। अच्छा मैम कैसे 0 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, अगर सपोज मान लो उससे सबको अलॉट कर दिया, जैसे ये कौन था, हर्षिल ने सबको अलॉट कर दिया, तो सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट से कहां ट्रांसफर होगा, कंपनी के अकाउंट में, तो 0 हो जाएगा, फिर अकाउंट क्लोज। बट मान लो हर्षिल ने ये दोनों को अलॉट नहीं किया, तुम सबको अलॉट कर दिया, ये दोनों को अलॉट नहीं किया, तो तुम्हारा पैसा कहां ट्रांसफर होगा, कंपनी के मतलब एस्क्रो अकाउंट से कहां ट्रांसफर होगा, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और ये दोनों का पैसा कहां से रिफंड होगा, एस्क्रो अकाउंट से ही रिफंड हो जाएगा। तो अरे 0 हो गया ना, तो फिर अकाउंट खत्म। कैसे हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डाउट है, क्वेश्चन है, बोलो, नहीं समझा। सो यहाँ पे ऐसा नेक्स्ट पॉइंट लिखा होगा, एज बैंकर्स टू अ नेम, एज अ नेम सजेस्ट, एज अ नेम सजेस्ट नहीं भी लिखा ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑल द अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रांसफर टू एन एस्क्रो अकाउंट। लिखा है ना, ठीक है, क्या लिखा है, ऑल द अमाउंट, मेरे को ये लैंग्वेज चाहिए, ऑल द फंड्स रिसीव्ड शैल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट। तो ऑल funds shall be transferred to funds shall be transferred to which account, escrow account। डाउट है, डाउट है, पक्का, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा अभी ऑब्वियसली इसको है ना, बैंक को एक और काम होता है कि उनको ना रिपोर्टिंग करना पड़ता है, रिपोर्ट्स बना के देना पड़ता है, दिन के कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए, कितने पैसे आए, अरे उनको पता तो चलना चाहिए ना यार। तो रिपोर्ट मतलब आपको प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, किसको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, कंपनी को और लीड मर्चेंट बैंकर को या तो लीड मैनेजर को। सो कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन मंगाएगा, इज इट नॉट अ ड्यूटी ऑफ बैंकर्स टू गिव द इंफॉर्मेशन, यस और नो, यस। सो सेकंड पॉइंट क्या है, कंपनी बैंकर का ड्यूटी क्या बन जाता है, टू गिव अ प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन। लिखा होगा किधर, तो प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू व्हाट लिखा है ना,
प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन, पहले तो इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं वो लोग? हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन मंगाता है ना कंपनी उसको देना पड़ेगा, या तो लीड मैनेजर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा है प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन टू द कंपनी एंड लीड मैनेजर्स एनीथिंग रिलेटेड टू इश्यू वर्क। मतलब किससे बारे में वो देते हैं बेटा? इश्यू वर्क के बारे में वो लोग सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे। किसको देंगे? कंपनी को, या तो लीड मैनेजर को, जो पूछता है उसको इन्फॉर्मेशन तेरे को देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली लास्ट पॉइंट लिखने का जनरल पॉइंट है कि इसके लिए कंपनी और कंपनी और बैंकर्स टू एन इश्यू के बीच में क्या बनना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे अमय और राहुल के बीच में क्या होगा? अग्रीमेंट होगा। ठीक है, राहुल कोऑपरेटिव बैंक के बीच में क्या होगा? अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट में अमय क्या लिखेगा बेटा? डेडपूल का स्टोरी नहीं, तो क्या लिखेगा? टर्म्स एंड कंडीशन और उसका रेम्यूनेशन। अरे पैसा देगा ना, तो वो लास्ट पॉइंट होगा। तो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? देयर विल बी एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट किसके बीच में अग्रीमेंट होगा बेटा? कंपनी एंड बैंक्स, कंपनी एंड बैंक्स, वेरियस डिफरेंट बैंक्स ऐसा लिखा होगा। कंपनी एंड डिफरेंट बैंक के बीच में अग्रीमेंट होगा और अग्रीमेंट में सारे क्या लिखे होंगे? टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग रेम्यूनेशन। रेम्यूनेशन मतलब वो कितना फीस चार्ज करेंगे फॉर द सर्विसेज व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बेटा? ठीक है, तो कितने पॉइंट लिखोगे बैंकर्स टू एन इश्यू के लिए? 7 बोले तो फर्स्ट 4 कौन से? पैसे रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। सेकेंड collection of allotment money and call money. Third, refund. Fourth, interest and dividend, payment of interest and dividend. ये 4 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग, ऑल द अरे पूरा बोले सेंटेंस, एस्क्रो अकाउंट, ऑल द फंड्स रिसीव्ड शैल बी ट्रांसफर टू एन एस्क्रो अकाउंट। नेक्स्ट बेटा, अच्छा इसमें भी तुमको कोई वर्डिंग्स ऊपर नीचे करना है तो चलेगा, बट ये कीवर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा, prompt information shall be furnished, furnish मतलब give, ठीक है, given to whom? company or lead merchant banker relating to what? issue work। देखा लैंग्वेज, देखा ना मैंने थोड़ा सेम थोड़ी बोला है, थोड़ा चेंज किया है, relating to issue work, and for that there should be an agreement between company and merchant with different banks with the terms and condition including रेम्यूनेशन चार्ज बाय ऑल द डिफरेंट बैंक्स। डाउट है बेटा? सो ये किसका शॉर्ट नोट हो गया मेरा? बैंकर्स टू एन इश्यू। तो इन शॉर्ट 3 इंटरमीडिएट हो गए। कौन से 3 हो गए बेटा? बैंकर्स टू एन इश्यू हो गया, हाँ बेटा, बैंकर्स टू एन इश्यू हो गया, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू हो गया, नेक्स्ट मर्चेंट बैंकर हो गया। अभी देखो यहाँ पे सब काम खत्म नहीं हुआ है, उसको एक और इंटरमीडिएट को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, दैट इज अंडर राइटर। क्या करता है अंडर राइटर? सब्सक्राइब करता है। अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, अज्यूम करो अमैया की सिक्योरिटीज लिस्ट होने वाली है बोर्ड की, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडर राइटर्स। अच्छा, अंडर राइटर्स का लास्ट में पढ़ लूंगी क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बाद में पढ़ लूंगी, या तो तुम भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इज इट मैंडेटरी टू अपॉइंट अंडर राइटर्स? यस, इट्स कंपनी लॉ में नो है, बट इधर यस है। ठीक है, मतलब सेबी और कंपनी लॉ में अलग अलग प्रोविजन है। ठीक है, कंपनी लॉ में बोलता है कि इट्स नॉट मैंडेटरी, बट सेबी बोलता है मैंडेटरी। कौन सा लिखना है? पढ़ क्या रहे हो? तो लिखना क्या है? सेबी। ठीक है, वो तुमको कंपनी लॉ के सर को पूछने का। ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कंपनी लॉ और सेबी में झगड़ा होता है, मैं जीतूंगी, मैं और बीजी झगड़ा करेंगे, मैं ही जीतूंगी। ठीक है, समझा? ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी के ऊपर कौन से रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे? सेबी के। कंपनी लॉ का यार समझा, कंपनी लॉ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है लिस्टेड। हाँ, जहां जहां लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी ने रेगुलेशंस नहीं दिए तो वहां से उठा लो। कहां से उठाओ? कंपनी लॉ से। बट अगर कोई भी रेगुलेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कंपनी लॉ एंड सेबी के, तो लिस्टेड कंपनी में कौन जीतेगा? सेबी। ठीक है, फिर कंपनी लॉ को ध्यान ही नहीं देते हम लोग, समझा? सो कंपनी लॉ में क्लियरली लिखा, सॉरी सेबी में क्लियरली लिखा है दैट इट्स मैंडेटरी टू अपॉइंट
अंडरराइटर्स लिखा होगा, देखो ना अंडरराइटर्स मिला क्या तुमको किधर, उसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा होगा, लिखा ना, इट्स कंपल्सरी फॉर अ पब्लिक इश्यू, इट्स मैंडेटरी, कंपल्सरी, और लिखा भी है, रीजन भी लिखा है, क्योंकि कंपनी नहीं मिला बेटा, पेज नंबर बोलना, मिला, हाँ, तो उसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा भी है कि कंपनी को कंपल्सरी अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, कशासाठी, क्योंकि कंपनी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट, वो भी लिखा है ना, नहीं लिखा है, कंपनी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट, अरे भरोसा नहीं रखने का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, पब्लिक का कभी भी मन सटक जाता है, ठीक है, आदि पुरुष देख के देखो मन सटक गया, ठीक है, ओ माय गॉड को बेचारे को बैन कर दिया है, समझ रहा है कि नहीं समझा, तो पब्लिक का मन कभी भी सटक जाता है, ठीक है, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, बेटर यू अपॉइंट अंडरराइटर्स, फिर अंडरराइटर्स क्या करेंगे, वो खुद सब्सक्राइब करेंगे या तो किसी और को बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, तो किधर लिखा होगा, लास्ट पैराग्राफ में लिखो, आइदर दे विल सब्सक्राइब ऑन इट्स ओन और दे कैन सब्सक्राइब ऑन द, दे कैन टेल एनी अदर पर्सन टू सब्सक्राइब ऑन देयर बिहाफ, लिखा है ना, वो लास्ट लाइन में लिखा होगा, ठीक है, मेरे को वर्ड टू वर्ड पता है क्या क्या लिखा है इसमें, डाउट है, नहीं समझा, अंडरराइटर मोस्टली आता नहीं है, तो एक बार पढ़ लेना, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेना, ठीक है, कभी कभी होता है ना, नहीं पूछा है तो अचानक पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो प्लीज अंडरराइटर पढ़ लेना एक बार, डाउट है, हाँ बेटा, नहीं, अंडरराइटिंग 100% कंपल्सरी है, पूरा 100% लेना पड़ेगा उसको, ठीक है, अंडरराइटिंग रिस्की है, उसके लिए बहुत रिस्क है, तो इसके लिए वो रिस्क के लिए कमीशन लेता है ना, वो कमीशन को क्या बोलेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, वो रिस्क लेता है, ठीक है, किसी ने नहीं लिया तो उसको ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, समझा, नहीं, बट ऐसा है बेटा, ठीक है, वो मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, वो सब भी है, ठीक है, बट ऐसा कभी भी होगा नहीं कि पब्लिक इश्यू हुआ और किसी ने कोई शेयर्स नहीं लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन है 20% प्रमोटर को खुद लेना पड़ता है, समझा, समझा कि नहीं समझा, ठीक है, तो बैंकर्स टू एन इश्यू भी हो गया, क्या हो गया, कितने इंटरमीडिएट हो गए, 4 हो गए ना, 3 हो गए, 4 हुए, अंडरराइटर भी हो गया ना, ठीक है, चलो उसके बाद एक और, 2 और, फिर हो गया, नहीं, एक शेयर ट्रांसफर एजेंट होगा किधर, तो ढूंढो, चलो स्टार्ट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बट इसमें कोई डाउट, हाँ तेरे को कहाँ डाउट था ना, सॉरी, अरे वो अलॉटमेंट किस किस को कितना अलॉट करना है वो डिसाइड करेगा, हाँ, मतलब वो है डिटेल में, वो अभी नहीं समझाओगी कभी भी, तू कुछ नहीं समझेगा, कल से आएगा ही नहीं तू, ठीक है, वो तेरे को नहीं समझेगा, वो QIB को 50% देना पड़ता है, RI को 35 देना पड़ता है, वो कैसे होगा ना, जब भी तुमको जब भी तुमको पूरा सेबी खत्म हो, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना, तब तक तुमको समझ में आएगा QIB क्या होता है, RI क्या होता है, हाँ बस उतना, हाँ, और बेसिस में सेबी ने गाइडलाइंस दिया हुआ है किसको कितना अलॉटमेंट मिलना चाहिए, वो भी बोला है, वो बाद में, ठीक है, अभी नहीं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख, वो कौन डिसाइड करता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, रजिस्टर टू एन इश्यू, बट इन कंसल्टेशन विथ, नो, इन कंसल्टेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज, गाइडलाइंस इज गिवन बाय सेबी, ऐसा मत करो बेटा, सेबी नवरा नहीं बैठा है रोज रोज कंसल्टेशन लेने के लिए, सेबी गाइडलाइंस देके छोड़ देता है, ठीक है, फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज को साथ कंसल्ट करेगा वो, समझा, और स्टॉक एक्सचेंज को भी गाइडलाइंस तो आते ही होंगे ना, तो देखेगा ना वो बराबर है या नहीं, स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव करता है वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा ना तब तक आगे बढ़ नहीं सकते, समझा, चलो बोलो और कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, शेयर ट्रांसफर एजेंट, अच्छा अभी ध्यान से सुनने का, शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, शेयर ट्रांसफर, नाम बोल रहा है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब क्या करेगा बताओ, ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, देखा तुम मानते ही नहीं हो यार, कितने इंटेलिजेंट हो,
मान लो सच्ची में इंटेलिजेंट हो, क्या शेयर ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी को एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को भी अपॉइंट कर, वो मैंडेटरी है। आज ही मैंने उनको सिखाया, अभी प्रोफेशनल का बात था ना, मैंडेटरी है, एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट होना ही चाहिए। और वो क्या करेगा, देखो वो मेन काम वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स कंपनी में है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ही विल मेंटेन व्हाट बेटा, रिकॉर्ड्स, ही विल मेंटेन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स ऑफ वो बेटा सिक्योरिटी होल्डर्स, मतलब सिक्योरिटी होल्डर का नाम, उसके पास कितने शेयर्स है, उसका पैन नंबर क्या है, पैन नंबर समझता है ना, हाँ उसका पैन नंबर क्या है, वो सब वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। रजिस्टर मेंटेन करते हो ना, वैसे वो मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट। अच्छा मैंने पहले लिखा होगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड या तो असिस्ट बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, या कंपनी के बिहाफ पे या बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे वो क्या करता है, ही मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी। मैम अगर होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं समझता है तो सिक्योरिटी होल्डर लिखो यार, कौन सा जम रहा है तुमको, होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी जम रहा है कि सिक्योरिटी होल्डर जम रहा है, चलेगा ना, तो सिक्योरिटी होल्डर, शेयर होल्डर जैसे होता है वैसे सिक्योरिटी होल्डर। सो ही विल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ वो बेटा, सिक्योरिटी होल्डर्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, उसका नाम, उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, घर का पता, अरे हाँ सच्ची में, पैन नंबर, वो सब मेंटेन करेगा। कौन करेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। फिर ऑब्वियसली ही विल असिस्ट बॉडी कोऑपरेट इन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफर करने में भी हेल्प करेगा। तुमने ही नाम बोला, तुमने ही बोला ना मैम, ट्रांसफर करेगा, हेल्प करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। और वो रिडम्पशन में भी हेल्प करेगा। रिडम्पशन बोले तो क्या, मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा नाला सुबारा में, रिडम्पशन नहीं समझा, तुमको समझता है रिडम्पशन क्या होता है, रिडम्पशन रीपेमेंट, रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, ठीक है। मैंने प्रेफरेंस शेयर लिया, 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड था, 5 साल खत्म हो गया, तो 5 साल के बाद क्या होगा, रिडम्पशन होगा, रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन में भी वो हेल्प करेगा। ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट में आना चाहिए, आ गया ना, एक ही पॉइंट में लिखा हुआ ना, शेयर ट्रांसफर एजेंट इज ऑन द बिहाफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या करता है बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे, maintains the records of security holders and also helps at the time of transfer of securities and at the time of redemption। ये समझा। अच्छा तो अमेया तेरे को शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, अभी तो कोई बच्चा ही नहीं है, अरे गर्ल्स बच्चे ना बहुत सारे, हाँ बोल ले ले। अच्छा तेरे को नाम नहीं पता है, नाम बोल। भूमि, भूमि इज योर कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट, अभी समझा। अच्छा अभी ए भूमि रिकॉर्ड्स मेंटेन कर, किया, कितने सिक्योरिटी होल्डर काउंट कर, इतना चिरकुट कंपनी है ये, 10, अरे पब्लिक कंपनी है बेचारा, ठीक है, 10 ठीक है, सिर्फ 10, 1 2 3 सिर्फ 10, उतना तो प्राइवेट कंपनी में नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी में उससे से ज्यादा होगा, ठीक है। 10 समझती है, मतलब 10 बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस चिरकुट इतना कंपनी थोड़ी है, ठीक है। 3 मर्चेंट बैंकर में 10 है 10 नहीं, थोड़े ज्यादा बोल, ठीक है, तो भी चिरकुट ही रखा उससे, बोल बोल के भी 5000 बोली, ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है। तेरी कंपनी तेरी कंपनी चिरकुट है, छोड़ रहे, इसको तेरे को बढ़ाना ही नहीं है, ठीक है। चलो अभी क्या अच्छा चाहिए, बेचारी अच्छी है, अभी तेरी कंपनी चिरकुट है तो बेचारी क्या करे, ठीक है। तो अभी अच्छा उसकी इसमें कितना 5000, अच्छा ठीक है, उससे बोला ना मान रखने का, ठीक है, 10 से 5000 पे तो आई, ठीक है। तो अभी कितने शेयर होल्डर बेटा, 5000, ठीक है। 5000 है, 10,000 है, 20,000 है,
1 लाख तक है तो ठीक है, 1 लाख से तेरे को ज्यादा शेयर होल्डर्स हो गए, सिक्योरिटी होल्डर्स, ठीक है, सॉरी शेयर होल्डर नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, सिक्योरिटी होल्डर, 1 लाख से ज्यादा हो गए तो फिर तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी नौकरी गई। क्यों? क्योंकि फिर तेरे को अपनी कंपनी में एक डिपार्टमेंट और डिवीजन खुद के अंदर ही खोलना पड़ेगा। नहीं समझ रहा है ना? समझा? मतलब अभी ये बताओ, तुमको ड्राइंग आता है ना, बोलता हूँ ये क्या है, चुप रे, अमैया की कंपनी है ठीक है, ये क्या है, अमैया की कंपनी है, बराबर ठीक है, ये चोपड़ा बोल रहे हैं कि है, और बोल रहे 10 बराबर ही था ठीक है, नहीं कंपनी है, ये तुम दूर से देख रहे हो ना बेटा, इसलिए छोटी कंपनी लग रही है, ठीक है, पास आके देखो बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है, दूर से देख रहे हो ना, ठीक है, वो तुम लोगों ने धमाल मूवी देखा है ना, ठीक है, उसमें बोला ये देखो ये टेंडवा धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है ठीक है, वैसे ठीक है। अच्छा, तो वेरी गुड, तुम लोग इंटेलिजेंट अभी तक नहीं हो क्योंकि ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ठीक है, ये क्या है, कंपनी। अच्छा, कंपनी के अंदर क्या है, खिड़की नहीं है, नालायक, तेरी कंपनी है खिड़की बोलता है यार, डिपार्टमेंट, ये क्या है, डिपार्टमेंट, नहीं समझा? समझा, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, ये क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट तेरे को अपने कंपनी के अंदर ही ओपन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे सिक्योरिटी होल्डर्स जो है ना वो 1 लाख से ज्यादा हो गए, सॉरी 1 लाख से ज्यादा। सो अगर सपोज चिरकुट है तेरे 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 99,999 तक तेरे को, इवन 1 लाख तक, तभी एजेंट रखना पड़ेगा बाहर का, ठीक है, मतलब घर पे डिपार्टमेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सपोज मान लो उसका जैसे ही 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर क्रॉस हो गए, उसको क्या होना चाहिए बेटा, डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंट इन हाउस डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी इन हाउस डिपार्टमेंट का तू नाम कुछ भी रख ले, शेयर ट्रांसफर एजेंट डिपार्टमेंट या तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट, सेबी ने बोला है व्हाट्स देयर इन द नेम, ठीक है, नाम कुछ भी रख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इसका जो एक्टिविटी है वो क्या होना चाहिए, एक्टिविटी शेयर ट्रांसफर एजेंट की ही एक्टिविटीज होनी चाहिए। मतलब जो भूमि काम कर रही थी ना, अभी वो डिपार्टमेंट काम करेगा। अभी समझा कि नहीं समझा? समझा। सो अभी भूमि तेरा काम गया, क्यों गया, लॉजिक, क्योंकि उसके पास 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर हो गया, तो उसने अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट चालू कर दिया बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, नाम कुछ भी रख सकते हो, सेबी को उसके लेना देना नहीं, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, बट उसकी एक्टिविटीज, दे शुड प्रोवाइड विच एक्टिविटीज, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्टिविटी इफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स एक्सीड 1 लाख। वो सेकंड पॉइंट होगा, लिखा है, डिपार्टमेंट और डिवीजन लिखा है ना, फिर कॉमा करके लिखा है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, फिर क्या लिखा है, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, क्या परफॉर्म करता है एक्टिविटीज, शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। समझा कि नहीं समझा? डाउट है, क्वेश्चन है, इफ द सिक्योरिटी होल्डर्स एक्सीड 1 लाख, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट के तो सिर्फ 2 ही पॉइंट है और रेडी हो गया आंसर। अच्छा, अभी ये इतना इजी है ना, इसके लिए नहीं आता है, ठीक है, अभी तक तो आया नहीं क्योंकि इजी है ना बेटा। मर्चेंट बैंकर बहुत बार आया, बैंकर्स टू एन इश्यू आया है, फिर रजिस्ट्रार टू एन इश्यू आया है, ठीक है, फिर अंडर राइटर भी नहीं आया, कभी कभी नहीं आया अंडर राइटर, बट शेयर ट्रांसफर एजेंट कभी नहीं आया, बट इजी डजंट मीन कि नहीं आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपलसरी मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, इसके लिए मुझे लगता है कभी आया नहीं, बट आ सकता है। अंडर राइटर को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, इसको ज्यादा दो इंपॉर्टेंस, बट ये बहुत इजी है। कोई डाउट है अभी तक? अभी ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनते रहो, किधर मिलेगा नहीं नोट्स में से, सिर्फ बोर्ड पे देखो,
ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अभी एक और इंटरमीडियरी बोल रही हूँ आरटीए। मैम ये आरटीए कौन है? रजिस्टर टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अभी अपने एग्जाम्पल में हर्षल क्या था? रजिस्टर टू एन इश्यू था, बराबर। अभी वो चाहे ना तो दोनों एक्टिविटी कर सकता है, रजिस्टर टू एन इश्यू का भी एक्टिविटी कर सकता है एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट का भी एक्टिविटी कर सकता है। बट सिर्फ क्या होगा ना, देखो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो इंटरमीडियरी है तो अपने आप को कहाँ रजिस्टर करेगा? सेबी के पास। तो सेबी है ना हर्षल को पूछेगा तेरे को कैटेगरी 1 में रजिस्टर करना है या तेरे को कैटेगरी 2 में रजिस्टर करना है। अगर हर्षल ने कैटेगरी 1 टिक किया मतलब वो दोनों काम कर सकता है। दोनों बोले तो रजिस्टर टू एन इश्यू वाला काम प्लस शेयर ट्रांसफर एजेंट वाला, दोनों काम कर सकता है वो। कौन? हर्षल, दोनों काम कर सकता है वो, ठीक है। बट अगर उसे कैटेगरी 2 टिक किया, वो सिर्फ शेयर ट्रांसफर एजेंट वाला ही काम कर सकता है, समझा? तो फिर तो रजिस्टर वाला काम नहीं कर सकता है। हाँ, क्या हुआ? तो जाना मेरे को क्या है? सेबी के पास सेबी को बोल मेरे को कैटेगरी 1 में रजिस्टर कर, वो अलाउड है। बट फिर नेटवर्थ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी 1 के लिए नेटवर्थ 50 लाख चाहिए। कितना लाख चाहिए? 50 लाख। और कैटेगरी 2 में अगर रजिस्टर कर रहा है तो एग्जैक्टली आधा 25 लाख, क्योंकि एक ही काम कर रहा है ना, इधर 2 काम कर रहा है तो डबल है, इधर एक काम कर रहा है तो 25 लाख। तो कैटेगरी 1 एंड 2 दिया होगा, देखो पीछे दिया है। और कौन से रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गए? सेबी ब्रैकेट में रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट दिया होगा ना, एंड ट्रांसफर एजेंट दिया होगा। रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ब्रैकेट क्लोज। रेगुलेशन 1990, मर्चेंट बैंकर का 1992 है, रजिस्टर का 1993 है, बैंकर्स टू एन इश्यू का 1994 है। ऐसे याद रखो, वही स्टोरी की तरह याद रखो ना। पहले मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया इसके लिए 1992, फिर रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया मतलब 1993, फिर बैंकर्स को अपॉइंट किया मतलब 1994। अच्छा, बैंकर्स टू एन इश्यू का मैम नेटवर्थ नहीं दिया है तो ऑब्वियसली नहीं दिया होगा यार, वो बैंक्स है भाई, आरबीआई में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, तो नेटवर्थ से भी देखेगा नहीं। कोई भी बैंक बन सकता है, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक बैंकर्स टू एन इश्यू बन सकता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आरबीआई में रजिस्टर है, तो इधर नेटवर्थ देखने का नहीं। तो मुझे मतलब मर्चेंट बैंकर बनना है तो नेटवर्थ कितना? मर्चेंट बैंकर बनना है तो नेटवर्थ कितना? मिनिमम 5 करोड़। वेरी गुड, अरे किया ना हमने। हाँ, रजिस्टर टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट दोनों बनना है कैटेगरी 1 में तो 50 लाख, अगर कैटेगरी 2 में रजिस्टर करना है 25 लाख। और बैंकर्स टू एन इश्यू का नेटवर्थ है ही नहीं। बोलो कोई डाउट है? चलो पोर्टफोलियो मैनेजर करते हैं। चलो इधर किसको हीरो बनना है बोलो, बॉयज में किसको? शाहरुख खान। हाँ, चलो शाहरुख खान हीरो बनेगा, ठीक है। नाम क्या है इसका? शुभम, ठीक है। शुभम हीरो बनना है तो क्या बनाना पड़ेगा? पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ठीक है, तो तुमको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मतलब फोटोज होंगे ना? अरे हाँ, पोर्टफोलियो का मतलब क्या? मॉडल वाला सा फोटो होगा ना। अच्छा, कैसा? एक ही स्टाइल में सारे फोटो होंगे क्या? अलग अलग स्टाइल? थोड़े शर्ट पहन के, थोड़े टी शर्ट पहन के ठीक है, वो डर गया बेचारा, शर्ट और टी शर्ट ऐसा। अरे तुम लोग है ना अश्लील लोग, रुको रे, ठीक है, ठीक है। थोड़े शर्ट टी शर्ट पहन के फोटो निकालेगा, अलग अलग फोटो निकाले उससे, ठीक है। अभी वो गया करण जौहर के पास, ठीक है ठीक है। करण जौहर को बोला, सर आपने जैसे जैसे वरुण धवन की लाइफ बनाई, जैसे सिद्धार्थ की लाइफ बनाई, जैसे आलिया भट्ट की लाइफ बनाई, वैसे मेरी भी लाइफ बना दो। तो ऐसे उसने पोर्टफोलियो देखा और बोला, टुडे राइट नाउ डोंट हैव टाइम,
we'll meet in nights and we'll talk about it. नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, पोर्टफोलियो वैसा सोचा भी नहीं था मैं, ठीक है, अबे बिजी था शूटिंग में, इसके लिए बुलाया, क्या है यार, कैसे सोचे यार, सोच बदलो दुनिया बदलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोर्टफोलियो का मतलब भी होता है एक सिक्योरिटी नहीं होगा, ठीक है। अभी ड्राइंग समझा ना, थोड़ा बहुत तो समझा ना मेरा ड्राइंग, ठीक है, अच्छा है, हाँ बोलो ना, मार खाओगे तुम लोग, ठीक है। क्या है, कौन बाल्टी बोला, ये कौन बाल्टी बोला यहाँ पे, अमय, ठीक है। हाँ आइस, थोड़ा कप केक, ठीक है, थोड़ा बेटर है, ठीक है, बट बाल्टी नहीं है ये, कौन बोला इधर से बाल्टी, हाँ, अरे पर नहीं है ये कप केक, चेरी लगा दो वाले, ठीक है, ये बास्केट है, हाँ, तो वो बाल्टी लगा, वो बास्केट है, ठीक है। अच्छा, बास्केट के अंदर क्या है, तो कौन बोलाता है, ठीक है, बास्केट के अंदर क्या है, सिक्योरिटीज, बास्केट के अंदर क्या है, सिक्योरिटीज। अच्छा, जैसे पोर्टफोलियो में वेराइटीज ऑफ फोटो हो गए, कुछ शर्ट के साथ, कुछ टी शर्ट के साथ, कुछ ठीक है, अरे होते हैं ना, ठीक है, किसके साथ, तो कपड़े में शर्ट ही आते हैं, अच्छा ट्रेडिशनल के साथ, ऐसा वो बोल रहे, ठीक है, हाँ हमारा हमला समझ लो ठीक है, ठीक है। अभी तो वैसे है ना, इधर ये इसमें बास्केट में एक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज होंगे, थोड़े इक्विटी शेयर होंगे, और इक्विटी शेयर में भी रिलायंस का, टाटा का, फिर इन्फोसिस का, ऐसे इक्विटी शेयर्स का, फिर प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब। तो ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो। तो वहां पे लिखा होगा बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज पोर्टफोलियो, लिखा है ना, लिखा है। और जो बंदा ये पोर्टफोलियो को मैनेज करता है उसको बोलेंगे portfolio manager. The person who manages the portfolio is known as portfolio manager. यहां तक समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो वहां पे लिखा होगा the person who manages the portfolio is known as portfolio manager. अभी portfolio manager सवेरे सवेरे उठ के डोरेमोन नहीं देखेगा, सवेरे उठ के क्या करेगा, वो मार्केट कंडीशन स्टडी करेगा ताकि वो पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सके, मतलब कुछ सिक्योरिटी बेच सके और कुछ सिक्योरिटी खरीद सके, ताकि इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स मिले विथ लो रिस्क. So obviously his main work is to study and analyze the market so that he can adjust the portfolio of his client so that the client will get the higher return at the low risk. और वो इंडिविजुअल्स को अवेयर कराएगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स. तुम्हारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल नाम बोल, श्रुति के पास 3 क्लाइंट्स आए. कौन से 3 क्लाइंट्स, टप्पू, जेठालाल और चंपक चाचा, ठीक है चंपक चाचा, 3 क्लाइंट्स आए, ठीक है. अभी जो यहाँ पे तुमको क्या लगता है रिस्क कौन ज्यादा लेगा, चंपक चाचा कि टप्पू? टप्पू. क्यों रिस्क ज्यादा वो लेगा, क्योंकि वो यंग जनरेशन है, ठीक है. यंग जनरेशन टेंड टू टेक मोर रिस्क, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है यार, गया तो गया, इट्स ओके, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट. बट चंपक चाचा इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वो एजेड है, तो वो रिस्क नहीं लेंगे. वो क्या बोले कि बेटा मेरे पैसे है ना इक्विटी शेयर में मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर मार्केट डाउन हुआ मेरे हार्ट बीट्स अप होंगे और मैं खुद अप हो जाऊंगा, ठीक है. टप्पू क्या बोलेगा, ब्रो इट्स ओके, अगर लॉस भी हुआ तो क्या हुआ, बट रिटर्न भी मिलेगा तो हायर रिटर्न मिलेगा. समझ रहा है ना. तो शी विल मेक एन इन्वेस्टमेंट प्लान. अच्छा, शी विल मेक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर बोथ चंपक चाचा एंड टप्पू सेम, कि कस्टमाइज दोनों के लिए करेगी. कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान कस्टमाइज करेगी, टप्पू के लिए अलग बनाएगी एंड चंपक चाचा के लिए अलग बनाएगी. डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा, हिज इनकम, हिज एज एंड हिज कैपेसिटी टू टेक रिस्क, मतलब हाउ मच रिस्क दे कैन टेक. वो सब को ध्यान में रख के वो क्या करेगी,
दोनों के लिए कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगी. सो ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंडरी मार्केट. अभी ये प्राइमरी मार्केट खत्म हो गया मेरे सारे इंटरमीडिएरीज. ये कौन सा आ गया? सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएरी. नहीं समझा बच्चा? समझा. सो यहाँ पे देखो अभी एक लाइन पढ़ेंगे. पहला लिखा होगा पोर्टफोलियो इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटी. सेकंड में क्या लिखा होगा? द पर्सन हु मैनेजेस द पोर्टफोलियो इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजर. यहां तक समझा? अच्छा, अभी वो क्या करता है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ के देता है फॉर एन इंडिविजुअल. लिखा है ना? बेस्ट नहीं लिखा है बेटा? पेज नंबर बोलो ना सिर्फ. हाँ ठीक है. क्या लिखा हुआ है? The various tools, the portfolio manager is responsible for making individual aware of the various investment tools available in the market. And मतलब कितने various tools available है market में, कितने various investment plans available है market में, वो बनाएगी. And वो क्या करती है? And क्या लिखा हुआ है बेटा? And benefits associated with each plan. वो तुमको aware कराएंगे. देखो ये प्लान है, क्या करना है बताओ. ये प्लान है, क्या करना है बताओ. ये इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, 30% इक्विटी में करेंगे, 30% डेट में करेंगे, बाकी का गोल्ड में करेंगे. ऐसा वो सब पोर्टफोलियो बना के देंगे ताकि तुमको हायर रिटर्न मिले एट अ लो रिस्क. समझा कि नहीं समझा? और सिर्फ वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं पूरा टाइम. मतलब तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर अगर मार्केट डाउन भी हुआ ना, तो उसको पता है मार्केट डाउन होने वाला है, उससे तुम्हारे शेयर्स बेच दिए होंगे और नए शेयर्स खरीद लिए होंगे जो अप होने वाले हैं. ठीक है, तो वो तुम्हारा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा. नहीं समझ रहा है बेटा? समझा. सो उसके नीचे लिखा है वो कस्टमाइज, ऐसा कुछ लिखा होगा किधर. हाँ, मेक एन इंडिविजुअल रियलाइज व्हाई ही एक्चुअली नीड्स टू इन्वेस्ट एंड व्हाट प्लान इज बेस्ट फॉर हिम. ये अंडरलाइन करो. पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग. क्या डिजाइन करता है वो? कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन फॉर द क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल नीड्स. ये अंडरलाइन करो. पोर्टफोलियो मैनेजर प्लेज अ पिवोटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल. पिवोटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, किसमें रोल प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा? इन डिसाइडिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर एन इंडिविजुअल एज पर हिज इनकम, एज एंड एबिलिटी टू अंडरटेक रिस्क. ये समझा ना? टप्पू और जेठालाल का एग्जाम्पल. सॉरी, टप्पू और चंपक चाचा का. डाउट है? अच्छा, देयर आर 2 पोर्टफोलियो मैनेजर. कौन से 2 है बेटा? एक डिस्क्रिशनरी है, एक नॉन डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी का मतलब अपनी मर्जी से वो कभी भी इन्वेस्ट, किधर भी इन्वेस्ट करेगा. वो मतलब क्लाइंट उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा. क्लाइंट तू बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर ले. किसके लिए? टप्पू के लिए अलग एंड चंपक चाचा के लिए अलग. बेस्ट इन्वेस्टमेंट तू चूज कर ले, क्योंकि तेरे को ज्यादा नॉलेज है उससे ज्यादा. तो समझा? तो तू कौन सी पोर्टफोलियो मैनेजर हो गई? डिस्क्रिशनरी. ठीक है. और नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है. किसका इंस्ट्रक्शन? क्लाइंट्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है. मतलब क्लाइंट बोलेंगे तो तू बाय करेगी, सेल करेगी. तो मैम क्यों रखेंगे? अरे रखेंगे ना यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे? राकेश झुंझुनवाले के पास टाइम थोड़ी होगा, उसे पोर्टफोलियो मैनेजर को रखा ही होगा. समझ रहा है ना? क्योंकि उसको घड़ी घड़ी और कितने पोर्टफोलियोज होंगे उसके, तो ऑब्वियसली वो इतना टाइम वो सारे पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर सकता है. इसके लिए पर वो इंस्ट्रक्शन देता रहता होगा अपने, क्योंकि उसको ज्यादा मार्केट की नॉलेज है. नहीं समझा बच्चा? समझा. तो कितने पोर्टफोलियो मैनेजर है बेटा? 2. कौन से 2? डिस्क्रिशनरी बोले तो खुद से करता है, तो लिखा है ना इंडिपेंडेंटली. अंडरलाइन करो. क्लाइंट का इंडिपेंडेंटली एंड विथ फुल discretion in the accordance with the needs of the client. And non-discretionary का मतलब they follow the instructions without discretion and in accordance with the instruction and direction of the clients. नहीं समझा बेटा? अच्छा, इधर कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? सेबी ब्रैकेट में पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020 मिला. और नेटवर्थ 5 करोड़, नेटवर्थ मिनिमम 5 करोड़. ठीक है, अभी तक सब याद रह गया. ठीक है, तो आज तुम लोग ये सारे इंटरमीडिएरीज कर लोगे. ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर.